का सीएनबीसी आवाज पर। एक तो मॉनसून में देरी ऊपरी लेवल से और भारतीय बाजारों में भी दबाव बनता हुआ, तो कुल मिलाकर सिचुएशन अच्छी बिल्कुल नहीं उभर कर आ रही है। इस बीच क्या हो आपकी क्लोजिंग के लिए रणनीति, उस पर बातचीत हम डिटेल में करेंगे। मैं हूं हर्षदा और दिल्ली से मेरा साथ दे रहे हैं वीरू। इंडेक्स की चाल पहले आपकी स्क्रीन पर और फिर बारीकी समझते हैं कि सिग्नल्स क्या मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन वाला हफ्ता था। कल हमने इस हफ्ते की शुरुआत मजबूत की क्योंकि ग्लोबल क्यूज वो पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे थे, लेकिन दिन ढलते ढलते भारतीय बाजार में वो तेजी सिमट कर रह गई और आज ठीक हुबहू वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम 18,600 पर आते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कारोबार करते हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पर मार्केट टिक नहीं पा रहा है। इस समय भी अगर आप देखें तो हम डे लो जो 18,531 के आसपास का था उससे ज्यादा दूर नहीं है। निफ्टी बैंक लेकर आई है। निफ्टी बैंक की चाल वैसे ये बेहतर दिख रही थी, लेकिन यहां पर भी धीरे धीरे करके हम नीचे ही सरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। 44,009 तक का आज का लो था, वहां से करीब करीब 100 पॉइंट की रिकवरी है, लेकिन वो काफी नहीं है। और आज ऊपर में भी हमने क्या दिखाया, 44,191, यानी कि हम 200 तक भी नहीं पहुंचे। तो एक बहुत ही छोटे दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आखिरी आधे डेढ़ घंटे में क्या रिकवरी आएगी, क्या हम तेजी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होंगे या नहीं, वो वर्डिक्ट आएगा। लेकिन आज मार्केट ब्रेथ भी बिगड़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि 11 बजे के बाद हमने देखा है वो सेलिंग प्रेशर दरअसल इंटेंसिफाई हुआ था। और मिड कैप इंडेक्स इस समय इसकी चाल थोड़ी सी बेहतर जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आप देख रहे हैं एक ऐसा टाइम था जब कभी भी ये पूरी सिचुएशन पलट सकती थी। लेकिन मिड कैप्स आप देखें तो 80 पॉइंट के नुकसान पर इस समय ट्रेड, हालांकि 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान आज के दिन देखा गया है। तो मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए पहले वो समझ लेते हैं। वीरू, इंडेक्स में कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, ऐसा क्या है जो खल रहा है? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आखिरी का डेढ़ घंटा बेहद शानदार रहे। हर्षदा, मैं एक बात कहूंगा आपसे कि एक समय जब आप 11 बजे का कार्यक्रम कर रही थी, करीब 700 साढ़े 700 पॉइंट निफ्टी आईटी नीचे था। जितने क्वांटम में निफ्टी आईटी नीचे था, आप यकीन मानिए उतना डैमेज निफ्टी में अभी नहीं हुआ। आप यकीन मानिए ये डैमेज काफ़ी सिवियर हो सकता था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के लो में भी अभी तक आपने वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि गुरुवार को एक्सपायर होगा, यानी 8 जून का कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऑप्शन बेस को नहीं तोड़ा। आपने 10 डेमा को नहीं तोड़ा, यानी थोड़ा सा इस बाजार को अभी तक बहुत नेगेटिवली लेना नहीं चाहिए। देखिए, अभी आपने एक शब्द का जिक्र किया कि 18,600 से बार बार कोलैप्स आ रहा है। 18,600 का बाजार है ही नहीं अभी, ये 18,600 पे बाय करने वाला बाजार है ही नहीं। आज सुबह भी हर्षदा जो डेटा था वो ये कह रहा था कि एफआईएस कैश डाल नहीं रहे हैं, बाजार में मोमेंटम है नहीं, बाजार का कोलैप्स रुक रहा है बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक डीआईज की मनी के चलते। तो अगर मेरे को एक इंडेक्स पे 100 70 80 पॉइंट का ट्रेड निकालना है तो मेरी अप्रोच यही रहेगी कि 18,700 600 पे सप्लाई जोन है, 18,500 पे एक बाय जोन है, इसी के बीच में अपने 50 60 70 पॉइंट लूं और निकल जाऊं। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें, उस आई थिंक सेटअप के हिसाब से देखें, तो अभी भी ये प्राइस डैमेज उतना नहीं है। मैं आपको सुबह के लेवल दिखाता हूं हर्षदा। सुबह एसजेएक्स निफ्टी में करीब करीब 20-25 पॉइंट का डिप था जब आप और हम मिल रहे थे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। उस वक्त भी मेरा क्लस्टर था 18,561 18,536 टू बाय दैट बेस। आपको उस अपने 70-80 पॉइंट के ट्रेड को निकालने के लिए बेस को ही बाय करना पड़ेगा। प्लीज डायरेक्टर साहब लेकर आइए। तो वो अभी भी कायम है और मैं अभी यहां पर पहला हथौड़ा नहीं मारना चाहूंगा कि आप शॉर्ट करिए, नो। टिल द टाइम 18,500 या फिर 18,490 वॉलेट नहीं हो रहा है, मैं नहीं शॉर्ट करूंगा निफ्टी को हर्षदा। क्योंकि एक तो एग्रीमेंट नहीं है आपके पास बैंक निफ्टी कोलैप्स नहीं हो रहा है, और दूसरी बात आप अपने ऑप्शन बेस, अब मैं ऑप्शन बेस क्यों कह रहा हूं, लेके आइए निफ्टी के स्टैट्स इस वक्त के। अगर आप 8 जून के वीकली कॉन्ट्रैक्ट को देखें हर्षदा, और वहां पर आज भी मतलब करीब करीब 1.5 करोड़ पुट, 1.25 करोड़ पुट 18,500 की स्ट्राइक में खड़ी हुई है। ये देखिए 1,20,00,000 पुट। तो हर्षदा, मैं मॉर्निंग के अप्रोच पे अभी भी कायम रहूंगा। स्टिल दैट 18,530 18,540 18,550 इज अ बाय जोन, और उस ट्रेड को जब आप लॉन्ग साइड पे पिक करें
तो आपको एग्जिट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 600 के जोन, 610, 620 के जोन में करना चाहिए, क्योंकि अब वहां पे करीब करीब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है। हर्षदा, तो अभी भी उस रेंज बाउंड मार्केट पे फोकस कीजिए, रेंज बाउंड इंडस्ट्री पे फोकस कीजिए, जब तक कि 18,480, 500 का जोन, द 10 डेमा और ऑप्शन बेस वॉलेट नहीं हो रहा है। हर्षदा, निफ्टी पे ये मेरी व्यू था। हर्षदा, निफ्टी बैंक वीरू, लेकिन वहां पर भी सिचुएशन इतनी कुछ खास है नहीं। देखिए हर्षदा, बिल्कुल लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मेरे को आज एक बहुत अच्छा बाय जोन नहीं मिला निफ्टी बैंक पे, फ्रैंकली स्पीकिंग। हर्षदा, डायरेक्टर साहब जरा कल के पिरामिड्स दिखाएंगे आप एक बार प्लीज, निफ्टी बैंक के पिरामिड्स दिखाइएगा। हर्षदा, यहाँ पे 2 चीजें थी। 44,000 पे पुट राइटर था, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठा हुआ था, वो एग्जिट करने को तैयार नहीं है। ये देखिए हर्षदा, ये ऑरेंज कैंडल, दैट्स एग्जैक्टली 44,000 पुट राइटर्स कन्विक्शन। वो रोटेट कर रहा है 43,900 पे, 43,800 पे, 43,750 पे आपका राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये 44,000 एक बेस्ट जोन था ट्रेड को पिक करने के लिए। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, मॉर्निंग में मेरे को सुबह एक बार मिला 44,000। उसके बाद मैंने ये क्लियरली कहा था कि हमारे पास बैंक निफ्टी का ट्रेड विंडो बहुत बड़ा नहीं है। 44,000 पे पुट राइटर है और 44,200 पे, 44,300 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो अभी भी हर्षदा आपके पास निफ्टी बैंक पे वो छोटा सा थिन ट्रेड विंडो है। बाय दैट डिप टुवर्ड्स 44,000, 43,980, 43,950 और एग्जिट विद दैट प्रॉफिट करीब करीब 44,250 और 300 के जोन में उस प्रॉफिट को लेकर के लाइए। हर्षदा, दोनों ही ऑप्शन राइटर्स ने, चाहे वो कॉल हो, पुट राइटर्स हो, बहुत अगर आप देखें, हमको एक टाइट रेंज दे रखी है। आप यकीन मानिए, कल एफआईएस की 1,28,000 पुट शॉर्ट थी और लगभग 80,000 कॉल शॉर्ट थी। तो हमारे पास बहुत टाइट चैनल है। इंडेक्स का ट्रेड बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आपको बहुत लगभग 50-70 पॉइंट के निफ्टी के और बैंक निफ्टी के 200-250 पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा फॉर द टाइमिंग। इससे बड़ा ट्रेड विंडो मेरे पास नहीं है हर्षदा। तो देखते हैं अब दोपहर के आखिरी 1.5 घंटे में किस तरह का रुझान उभर कर आता है। बहरहाल आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं जहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है, तेजी और मंदी की तरफ। क्लियरली आज के दिन हमने देखा है पोजीशन स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स में अच्छी हैं। सीमेंट कंपनियां फोरफ्रंट पर आती हुई, अल्ट्राटेक 2.5% ऊपर, ग्रासिम में तेजी, मिड कैप सीमेंट में भी अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। टाटा मोटर्स कल तेजी में था, आज फॉलो थ्रू करीब 1.5% का इजाफा, और एक्सिस बैंक में भी 1.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट उन चुनिंदा बैंकों में शामिल है जहां पर खरीदारी हुई है। लेकिन आज कमर टूटी है टेक्नोलॉजी काउंटर्स की, इस पर आगे हम डिटेल में बातचीत भी करेंगे। टेक महिंद्रा 2.25% नीचे, यही मंदी इन्फोसिस में, पर्सिस्टेंट जैसे ट्रेड्स अक्रॉस द बोर्ड दरअसल आईटी में कमजोरी है, और आज आईईएक्स पर भी थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। मेक अपडेट आया जहां पर प्राइसिंग इनके फेवर में दरअसल है नहीं, 30% तक की गिरावट देखने को मिली थी, तो वो स्टॉक भी करीब 0.25% के नुकसान पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर आप करें फोकस, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल तैयार है, और फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे मयूरेश जोशी से। फिर टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा रावत और श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे। 225 पर लक्ष्मण रॉय आपको बताएंगे कोल इंपोर्ट पर कोयला मंत्रालय ने नया रोड मैप तैयार किया है। सीएनबीसी आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव आपके सामने होगी पेश। 2:30 बजे फोकस आईटी सेक्टर पर, एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार टंगसाले हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर 2:40 पर 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन शिल्पा रावत देंगे। प्रशांत सावंत से जानेंगे एफनो का सुपरस्टार, मानस बताएंगे आपको चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी देंगे। 2:45 पर यतिन जुड़ने हैं, क्या चल रहा है में निफ्टी नेक्स्ट 50 में कुछ बदलाव आ सकते हैं, एनएससी के कंसल्टेशन पेपर में क्या लिखा गया है उसकी बातचीत होगी। फिर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ेंगे, और उसके आगे ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी ट्रेड्स और मार्केट क्लोज। जैम, तो ये थे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। पहले एक काम करते हैं, मानस से बात करते हैं। मानस, हल्की सी टिप्पणी करिएगा, आई नीड ए सेकंड थॉट ऑन इंडिसेस। क्या निफ्टी आईटी के 700-750 अंकों के डैमेज को भी निफ्टी ने बखूबी बचा लिया? आप इस पर क्या राय देंगे? बहुत संक्षेप में रखिएगा और आपका कन्विक्शन कॉल।
देखिए 2 स्तर हैं, 18,400 नीचे के साइड पे जब तक वो ब्रीच नहीं होते, मैं नहीं समझता कि आपको एग्रेसिव होकर शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। विद इन द रेंज आप प्ले कर रहे हैं तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको बेयरिश होना है तो 18,400 को ब्रेक करना ज़रूरी है निफ्टी के लिए, उसके नीचे ही आपको बेयरिश होना है। अदरवाइज़ अपने लॉन्ग पोज़ीशन में बने रहिए, चांसेस ज़्यादा है कि कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ 18,650 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 18,800 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अभी तक स्ट्रक्चर में निफ्टी के तो कोई भी चेंज नहीं आया है। इस टाइम के लिए एक कॉल अगर लेना हो तो वो आईडीएफसी लिमिटेड पे कॉल होगा। मैंने इसको पहले भी कई बार रिकमेंड किया और कल हमने एक ब्रेकआउट देखा क्लोजिंग बेसिस पे। आज अगर आप देखिए तो लोअर लेवल पे काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आईडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं आईडीएफसी लिमिटेड में। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो रहेंगे 100 रुपीज के और टारगेट रहेंगे 104 रुपए 50 पैसे के। यहाँ पर आप 102 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 2 रुपए 30 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 60 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाइए 102 वाले कॉल ऑप्शन में और 3 रुपए 75 पैसे के टारगेट सेट करिए। तो आईडीएफसी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई इस समय दिखाई दे रही है। 102 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर। गावा सर, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। ट्रेड इस वक्त जो पसंद है मुझे वो है कॉमन्स इंडिया। ये 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1799। ये लगता है 1810-12 तक जा सकता है। स्ट्रेच है नो डाउट, लेकिन मोमेंटम है। टॉप होगा 1775 या 1780, ठीक है। बस कॉमन्स इंडिया। ओके, आज हर्षदा प्रकाश सर ने सुबह सुबह एक बहुत खूबसूरत ट्रेड लिया था, बहुत ही अच्छा ट्रेड था और एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा गया था उसमें। अभी कमिंस देखिए करीब करीब 1800 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ और डे हाई की डिरेक्टरी में कमिंस की 1800, 1820, 780 कॉल ऑप्शन मेरे इस वक्त टिकर पे एग्जैक्टली एट डे हाई दिन के सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड कर रही है, अच्छा मूव देती हुई। शिल्पा, अब आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून। मेरा अभी का ट्रेड रहेगा कोलपाल में। कोलपाल 1626 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस 1680 का लगाना है, 1640 का टारगेट। कोलगेट 1616 पे ये बाय है शिल्पा जी का और सुबह इस स्टॉक पे चर्चा हुई थी कि ये अपने एक बेस ट्रैजेक्टरी से निकलने की कोशिश कर रहा है। इट्स डूइंग वेल एट हायर लेवल्स और प्रकाश सर का वो ट्रेड में चार्ट निकालने वाला था, चार्ट अब निकाल लिया है। ये ट्रेड हमने लिया था करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि आज अल्ट्राटेक सीमेंट का। प्रकाश सर 8086 का भाव है अब फाइनली बुक कर लें। एक प्रश्न पूछा था मैंने आपसे 10 बजे, अब एक पूछ रहा हूँ अब बुक कर लें क्या? बिल्कुल करना चाहिए। कल नया दिन है, कल नया एक कॉल दे देंगे। आज को मुनाफा घर ले जाइए। नो हाँ, मोमेंटम है लेकिन पैसा तो ले लो एक बार। जो मिला अपना, बाकी सपना। ओके, जो मिला वो अपना, बाकी सपना। शिल्पा जी का ट्रेड हो गया, उसके बाद प्रकाश जी का ट्रेड हो गया। एक ट्रेड को हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त क्लोज भी कर लिया। इस बीच हमारे साथ अब मयूरेश जोशी जुड़ चुके हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, आप बाजार को कैसे देख रहे हैं आज? मतलब हमारे लिए एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था। आई मीन जो सुबह सुबह निफ्टी आईटी का डैमेज था, 250 अंकों का, फिर 300 अंकों का, फिर 400 अंकों का, फिर अगर आप देखें ये एक समय करीब करीब 700 अंकों का हो गया। ये क्या देर सवेर होना था? और आज जो ये हुआ है एग्जैक्टली, आई मीन जो ईपीएम ने जो अपना एक वार्निंग रेड सिग्नल जिसे कह सकते हैं आप रेज किया है, रेड फ्लैग रेज किया है, क्योंकि ये कमेंट्रीज में इन्वॉल्व था कहीं ना कहीं कि Q1 में कहीं ना कहीं ऐसे रेड फ्लैग्स रेज होंगे। क्या हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए यहाँ से लेके जब तक अर्निंग्स आएंगी अब तब तक? आफ्टरनून वीरू जी, ओ एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मिड कैप आईटी सेक्टर के जो अर्निंग्स रहे हैं ये तिमाही के लिए काफी अच्छे रहे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी, और कमेंट्रीज काफी कंपनीज की ठीक ठाक रही है। स्पेसिफिकली आई थिंक जो ER&D कंपनीज हैं, सो KPIT टेक हुआ, सोनाटा सॉफ्टवेयर हुआ, इनकी कमेंट्रीज काफी अच्छी रही। बाकी के भी जो कंपनीज ने रिजल्ट्स पोस्ट किए थे, LTI माइंडट्री रहा, परसिस्टेंट रहा, एम्फेसिस रहा, कोफोर्ज रहा, कहीं भी रिजल्ट्स में कमी नहीं थी। अभी रिस्क दो फैक्टर्स पे इमर्ज हो रहे थे। एक आई थिंक जो इम्पेंडिंग स्लोडाउन है यूएस मार्केट्स में सेकंड हाफ में, और जो यूरोपियन बाजार स्लोडाउन से गुजर रहे हैं, और जो एक लार्ज एक्सपोजर है पूरे क्षेत्र का BFSI में जो 35 से 50% एनीवेयर डिपेंडिंग ऑन द आईटी कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहता है, और रिटेल मैन्युफैक्चरिंग 10 से 20% तक। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो चंक ऑफ रेवेन्यूज है यहाँ पे मैक्सिमम स्लोडाउन फेस किया जा सकता है। और आज जो यूएस ने आई थिंक एक
स्लोडाउन के संकेत दिए थे, कहीं ना कहीं ये दर्शा जरूर रहे हैं कि अगर ऑर्डर इनफ्लोज में कमी आने लग गई तो जो रेवेन्यू गाइडेंसेस दिए हैं स्पेसिफिकली कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, क्योंकि डॉलर रुपया अच्छा खासा भी स्टेबल हो चुका है, वहां पे थोड़ी कमी आ सकती है। मार्जिन शायद स्टेबल रहे, बट जो वैल्यूएशंस पे काफी सारी कंपनीज ट्रेड कर रही है, मोर देन 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन, कहीं ना कहीं आई थिंक नीजक रिएक्शंस आ सकते हैं अगर नंबर्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं रहे तो। दूसरी चीज ये डिफरेंशिएट करनी चाहिए, जो कंपनी यूएस वाली है वो largely डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में है, वहां पे उसको ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। हमारी कंपनीज डिस्क्रिशनरी और जो एक जो हम ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कहते हैं उसका एक मिक्स रहता है, बट कहीं ना कहीं यस आई थिंक एक हेडविंड जरूर उभर के आ सकता है विद अ वार्निंग दैट हैज प्रोबेबली कम थ्रू। तो हम हमेशा मानते थे आई थिंक फॉर द सेक्टर एज अ होल, आई थिंक स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी थोड़ा कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है, एक वैल्यूएशन के तौर से भी, और दूसरा हमारे ओनियल लेंस पे लेट स्टेज बेसिस है और काफी एक्सटेंडेड है मूविंग एवरेजेस से, तो हमें लगता है आई थिंक कूल ऑफ इज नेसेसरी। करेक्शन अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नीचे लेवल पे एक अच्छा बेस बनाते हैं स्टॉक्स विद इन दिस स्पेस, शायद फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स के बाद जो कंपनीज आउट परफॉर्म कर सकती हैं, और जो चुनिंदा मैं लिस्ट पे रखूंगा वुड बी कंपनीज लाइक केपीआईटी, सोनाटा, कोफोर्ज एंड इवन परसिस्टेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट करेक्शन आएगा तो थोड़ा बेटर होगा फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू प्रॉब्ली एंटर। इनफैक्ट डिटेल में डिस्कशन भी होगा, हम ओमकार टिंगसाले को भी जोड़ने वाले हैं जो इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इनफैक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q1 से, स्पेशली पैम के उस वार्निंग के बाद। लेकिन टेक्नोलॉजी एक तरफ, आप डिफेंस कंपनियां देखिए जहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कल भी जाते जाते इन स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, आज भी आप ध्यान दें, मजगांव डॉक 4.5% ऊपर, और आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए 3-3.25% के गेन्स। कोची शिपयार्ड में आज 2% तक की तेजी देखने को मिल रही है। गार्डन रीच भी करीब करीब 1% ऊपर है, और इस साल इन स्टॉक्स में वो तेजी का जो मोमेंटम है वो जोरदार दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपका मजगांव डॉक जो 30% तक के रिटर्न्स दे चुका है। और यहाँ पर आज फिर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मजगांव डॉक 4 गुना वॉल्यूम्स के साथ, कोची शिपयार्ड नियरली 3 गुना वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहे। तो सिर्फ सरकारी कंपनियां हुई, आप निजी कंपनियों में देखेंगे तो पारस डिफेंस भी शामिल है जहां पर एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो इंटरेस्ट आया है। मानस, मजगांव, कोची, हैल जैसे ट्रेड्स, गार्डन रीच जैसे ट्रेड्स, अभी भी मौका है क्या चार्टिकली तेजी करने का? तो देखिए, जितने भी आपने स्टॉक बताए सब बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, और अब अगर बड़े मूव होने के बाद भी अगर कहीं पर ट्रेड लेना है तो मजगांव डॉक में तो मैं समझता हूँ कि अभी भी ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि कल बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी, लेकिन कहीं पर भी कोई साइन वीकनेस का नहीं है, कोई साइन रिवर्सल का नहीं है, और आई थिंक आपको 1130 से लेकर 1170 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे तो अभी भी खरीदारी करनी है। 960 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1170 के टारगेट सेट करने हैं। प्राइवेट स्पेस में पारस डिफेंस में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, 550 के हर्डल को क्रॉस किया है। यहाँ पर भी एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 540 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर टारगेट बड़े हैं, 620 तक के टारगेट आपको पारस में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये पारस जैसे ट्रेड्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मयूरेश, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? क्योंकि Q4 में हमने नंबर्स देखे थे तो वहां पर प्रदर्शन तो आउटस्टैंडिंग नहीं था। जो मार्केट को शायद अच्छा लगा वो ऑर्डर बुक है, जो कमेंट्री है कि यहाँ से आगे किस तरह का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। मुझे याद है BEL जैसे मैनेजमेंट से भी, BML ने रादर कहा था कि मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, नॉट बिकॉज कॉस्ट घट रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव देखने को मिल रहा है, एंड दैट ऑगर्स वेल। फंडामेंटली क्या आपकी पोजीशन है किसी इन डिफेंस कंपनियों में से? So absolutely right. I think जो आपने कहा हर्षिता जी, I think 2 चीजें, जो ऑर्डर विन्स आ रहे हैं वो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि पूरा जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है भारत सरकार ने चलाया है, जो लक्ष्मण रॉय जी ने आई थिंक न्यूज ब्रेक की थी 2 दिन पहले, और जो पूरा इंडिजिटाइजेशन का एक प्रोग्राम है, वहां से ऑर्डर्स और भी आते जाएंगे, विच मीन्स रेवेन्यू विजिबिलिटी ये सारी कंपनीज के लिए बढ़ती जाएगी। दूसरा, आई थिंक जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो अच्छे मार्जिन के साथ आ रहे हैं, तो जो हम पूरे फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, अच्छी एग्जीक्यूशन ये सारी कंपनीज कर रही है विद बेटर मार्जिन्स, का मतलब यही होता है कि जो कैश फ्लोज है, रेवेन्यू ग्रोथ है और जो इबिटा ग्रोथ है, ये तीनों जो पैमाने होते हैं इस पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी जाएगी। थर्ड, इन द इवेंट ऑफ अ ग्लोबल स्लोडाउन, जिसे काफी एनालिस्ट देख रहे हैं, भाप रहे हैं सेकंड हाफ में,
आई थिंक जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं, वो इंफ्रा कंपनीज हुई, डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स, इवन डिफेंस कंपनीज, इसमें आई थिंक एक मोमेंटम बरकरार रहेगा, क्योंकि आई थिंक जो एक ट्रैक है फॉर गवर्नमेंट केपेक्स एंड प्राइवेट केपेक्स, दैट विल कंटिन्यू। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ टेलविंड्स है डिफेंस कंपनीज के लिए, अच्छे खासे छल चुके हैं, बट मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स और प्राइस दोनों का तड़का शायद अर्निंग्स में देखे, आरओईज में देखे और आरओआईसीज में देखे। वी हैव अ पोजीशन इन आवर पोर्टफोलियोज इन माज़गांव डॉक, बायस्ड पोजीशन है, हमने अभी नहीं ली है पोजीशन, आई थिंक अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है, तो आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टर्स प्रोबेबली नीड टू वेट, बट जिनके पास है वो बिल्कुल होगा। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल एक डिफेंस सेक्टर पर व्यू। याद रखिएगा कुछ ही हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर फंड हाउस ने भी एक डेडिकेटेड डिफेंस सेक्टर फंड निकाला और वहां पर भी डिसेंट इनफ्लो आता हुआ दिखाई दिया है। उसका शायद एलोकेशन अब बढ़ता हुआ और इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। अच्छा मयूरेश, आपने कहा लक्ष्मण रॉय ने 2-3 दिन पहले ही खबर दी थी और लक्ष्मण रॉय फिर हाजिर हैं एक नई खबर के साथ, और ये खबर दरअसल कोयले के इंपोर्ट से जुड़ी हुई है कि अगले 2 साल में दरअसल कोल इंपोर्ट की जरूरत लगभग खत्म हो सकती है, क्योंकि भारत में पर्याप्त शायद अवेलेबिलिटी होगी। अब एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या है लक्ष्मण के हाथ सीधे होने से समझते हैं। लक्ष्मण जी बताइए। देखिए, दरअसल सरकार की कोशिश ये है कि अगले 2 साल में कोल का इंपोर्ट लगभग खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए कोयला मंत्रालय ने एक ठोस रोड मैप तैयार किया है। अभी कुल मिलाकर के 218 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोकिंग कोल, जिसका 52 मिलियन टन होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें महंगा इंपोर्ट होता है। तो कुल जो इंपोर्ट के लिए जो फॉरेक्स जाता है, कह सकते हैं कीमत, वो 3 लाख करोड़ का होता है, उसमें से 2 लाख करोड़ तो सिर्फ कोकिंग कोल का होता है। तो सरकार की कोशिश है कि कोकिंग कोल के इंपोर्ट को कम किया जाए। इसके लिए 2 रणनीति अपनाई जा रही है। पहला, कोकिंग कोल के लिए करीब 16 कोकिंग कोल के माइंस को निजी कंपनियों को दिया जा रहा है, जो अगले 2 से 3 साल में इन माइन से उत्पादन शुरू हो जाएगा, और 26 मिलियन टन कोकिंग कोल यहां से आना शुरू हो जाएगा। कोकिंग कोल इस्तेमाल करने के लिए वॉशेरीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो भारत में काफी कमी है। तो यहाँ पे 5 पुराने वॉशेरीज को और 11 नए वॉशेरीज को तैयार किया जा रहा है, ताकि कोकिंग कोल की वॉशेरीज में धुलाई के बाद उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब रही नॉन कोकिंग कोल की बात, तो यहाँ पे 166 मिलियन टन इसका इंपोर्ट होता है। सरकार इसमें नई माइंस को सामने ला रही है। 2-3 साल में यहां से उत्पादन शुरू हो जाएगा। सालाना उत्पादन 13% बढ़ाने की योजना है। अब इससे फायदा क्या होगा कि स्टील कंपनियां जो कोकिंग कोल इंपोर्ट करती हैं, उनको घरेलू कोकिंग कोल मिलना शुरू हो जाएगा, वो भी सस्ते में। अभी से सरकार ने शुरू कर दिया है कि जितना कोकिंग कोल हम उत्पादन करेंगे, 50% हम स्टील कंपनियों को देंगे पहले साल में, और अगले साल में सारा स्टील कंपनियों को जाएगा। अभी कोकिंग कोल पावर प्लांट को जाता है, वो बंद कर दिया जाएगा, उनको नॉन कोकिंग कोल दिया जाएगा। इसकी भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अगले 2 साल में पूरे कोल का परिदृश्य बदलने वाला है, और स्टील कंपनियां, पावर कंपनियों के लिए अच्छी खबर होगी कि उनको अब सस्ते में कोयला मिल सकेगा। इंपोर्ट पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। ओके लक्ष्मण जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा था इस पूरी खबर में। अब ये 3 लाख करोड़ रुपए का जो हमें फॉरेक्स बचाना है, जो आयात होता है, उसमें अब एक सीधे आपने कहा एडवांटेज मेटल कंपनियों होगा और मेटल कंपनियों को होगा, फॉरेक्स बचेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कोल इंडिया की भूमिका क्या होगी, या फिर कोल इंडिया के भविष्य, या फिर उसकी जो पूरी की पूरी इस खबर के बीच में जो अपीयरेंस है वो कैसी है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? थोड़ा समझाएंगे लक्ष्मण जी इसको। क्या एडवांटेज कोल इंडिया को या क्या डिसएडवांटेज रहेगा? मेरे ख्याल से हर्षदा ये प्रश्न आप पूछे। मेरे ख्याल से मेरा ऑडियो नहीं जा रहा लक्ष्मण जी को। हर्षदा, मुझे नहीं, अभी आवाज आनी शुरू हो गई आप लोगों की, बीच में आवाज चली गई थी आप दोनों की। लक्ष्मण जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए का जी, मतलब आप समझ लीजिए कि फॉरेक्स बचाने के लिए, आयात कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, एक हो गया मेटल कंपनियां, आपने फॉरेक्स बचा ली। इस पूरी प्रक्रिया में कोल इंडिया कहां पर है, उसकी भूमिका और उसके भविष्य पर और उसके कारोबार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका?
कोल इंडिया की भूमिका काफी केंद्रीय भूमिका रह रही है, क्योंकि भारत में जो भी कोयला का उत्पादन होता, अगर कैप्टिव कोल ब्लॉक को छोड़ दिया है तो उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया, उसकी सब्सिडरी उसका प्रोडक्शन करती है। तो कोल इंडिया के जरिए कोयले का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश है, फोकस कोल इंडिया पर ही पूरे रोड मैप के दौरान। और कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी के पास काफी ज्यादा कोल वॉशरीज है, तो उनको अब ये कहा गया है कोल वॉशरीज जो 4 पुरानी है उसको आप फिर से रिवैम्प करिए, रिवैम्प करके उसको प्राइवेट कंपनियों को दे दीजिए, वो प्राइवेट कंपनियां उसको ऑपरेट करेंगी, एक कमीशन देंगी कोल इंडिया को, और फिर जो है सो वो वॉशरीज के बाद कोयला फिर बेचा जाएगा कोल इंडिया के सब्सिडरी के जरिए। दूसरा, जो 11 नई कोल वॉशरीज तैयार की जानी, वो भी कोल इंडिया के सब्सिडरी के जरिए तैयार की जाएगी। तैयार करने के बाद फिर प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा, सिर्फ ऑपरेशन के लिए, वो वहां से कोल को धुलाई करके फिर कोल इंडिया के सब्सिडरी को वापस देंगे, वो कमीशन मिलेगा कंपनी के पास। दूसरा, जो नॉन कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश योजना है, उसमें कोल इंडिया पे काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है कि उसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, जो माइनिंग की तकनीक है वहां पे हाईटेक का व्यवस्था किया जाए, जो नई नई माइनिंग जो पड़ी हुई है उसकी व्यवस्था की जाए, ढुलाई के लिए जो सड़क के रास्ते ढुलाई होती है, पानी के रास्ते ढुलाई की जाए। तो ये सारी कोशिशें जारी है इस रोड मैप के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और डिटेल्स देने के लिए। कोल इंडिया इनफैक्ट एक अभी ये अपना ओएफएस पूरा करके निकला है शहर। फंडामेंटली ओएफएस में आपने अपने अपने क्लाइंट्स को पैसा लगाने की सलाह दी थी क्या मयूरेश? फ्रैंकली नहीं, क्योंकि आई थिंक 2 चीजें। एक, आई थिंक जो इन्होंने अभी दाम बढ़ाए थे फिलहाल 2 हफ्ते पहले, वो लॉन्ग ओवरड्यू था, और अभी भी अगर आप इंपोर्ट पैरिटी देखें तो वहां पे भी दाम बढ़ाने की आई थिंक अक्रॉस ग्रेड्स जरूरत है। दूसरा, आई थिंक किस हद तक ये दाम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिंग रेट्स वाज टू ऑफसेट एम्प्लॉय कॉस्ट। स्लोली एंड स्टडीली एम्प्लॉय कॉस्ट कम करते जा रहे हैं, बट आई थिंक जो पूरी की पूरी लेवरेज आएगी वो आएगी जब अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफटेक होगा। वॉल्यूम ऑफटेक इज इंक्रीजिंग एज वी सी। 3 रेलवे लाइंस इवैक्यूएशन ये कर रहे हैं, बट आई थिंक पूरी तरह से शायद ये बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। डाउनसाइड रिस्क ये स्टॉक के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स वन, एंड सेकंड, आई थिंक ये जो अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड देता है वो, बट कहीं ना कहीं आई थिंक आरओआईज में ये स्टिल लैग करेगा कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट्स एट दिस। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है कोल इंडिया। अच्छा, एक स्टॉक गावा साहब इस पर नजर डालिए प्लीज फटाफट से। महिंद्रा CIE ऑटो 494 के लेवल्स पर आ चुका है, काउंटर 7.5% ऊपर। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हम बातचीत ये कर रहे थे कि दरअसल महिंद्रा CIE ऑटो में प्रमोटर या फिर महिंद्रा ग्रुप ने धीरे धीरे करके साइजेबल स्टेक अपना ऑफलोड किया। आई रियली डोंट नो इफ महिंद्रा स्टिल होल्ड्स स्टेक इन दिस कंपनी और नॉट। ऐसा हो सकता है कि शायद फंड्स की तरफ से खरीदारी हो, अब उसकी पुष्टि करना जरूरी है, लेकिन टेक्निकली गाबा साहब ये आज का मूव, आज की 7% की तेजी कैसे पढ़े? महिंद्रा CIE ट्रेड कर रहा है 495 के आसपास। मुझे लगता है 500 तक जाना चाहिए कम से कम। वहां तो एक जोन है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन बाई ट्रेंड पर है, बाई मोड पर है, और पिछले हफ्ते उन्होंने बात भी की थी। कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट मिला है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 480 का, बस अप मूव ऑन है। 500 पार कर लेगा, 510 भी जा सकता है। तो इसमें मोमेंटम जोर पकड़ रहा है। इनफैक्ट सुबह से एक और पॉकेट है जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम है तेजी का, वो है सीमेंट कंपनियां। अंबुजा देखिए, श्री सीमेंट देखिए, ACC देखिए और अल्ट्राटेक देखिए। वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से अगर आप ध्यान देंगे तो ये टॉप 4 ट्रेडेड काउंटर्स हैं आज इंडेक्स के या फिर सीमेंट सेक्टर के। शिल्पा, इनमें से कोई ट्रेड जो नया अभी भी लिया जा सकता है सीमेंट में? जी, अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरा ध्यान तो अल्ट्राटेक में ही है। आज हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में इसी लेवल पे दिया है 8120 फ्यूचर्स में, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8000 के जस्ट बिलो, मे बी 7980। आई एम लुकिंग एट टारगेट्स ऑफ 8300 टू 8500 जोन्स। बहुत पोजिशनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी अभी आया है और बहुत स्ट्रेंथ है, तो 8300 तो आपको इमीडिएट बेसिस में मिलने ही चाहिए। तो अल्ट्राटेक इज द टॉप बेट। 300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ये टॉप बेट है, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा रहा है। अच्छा, माने, शिल्पा और गावा साहब, आप में से किसी को कोई ट्रेड इंटरेस्टिंग दिखे तो आप प्लीज अलर्ट कर लीजिएगा हमें, आप पर आएंगे। इस बीच टेक्नोलॉजी का साज वीरू ने कुछ देर पहले छेड़ा था। निफ्टी का IT इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, करीब 700 पॉइंट के इंट्राडे करेक्शन के बाद अब 627 पॉइंट के नुकसान पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर जो मूड खराब हुआ है उससे
क्या वाकई में विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, क्या फिर ये एक सीरियस साइन है कि दिक्कत हो सकती है? दरअसल अमेरिका की कंपनी जो एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी ईपैम, उन्होंने इनफैक्ट अपना जो गाइडेंस घटाया है विद इन 2 months, उससे ये थोड़े से ट्रेमर्स आते हुए दिखाई दिए। अब ईपैम की बात नॉर्मली हम करते नहीं है, लेकिन ईपैम रफली एक $4.8 बिलियन कंपनी है, तो डिसेंट साइज है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स ये काफी ज्यादा लेते हैं, अनलाइक द इंडियन आईटी सेक्टर जो ज्यादा बैलेंस्ड ऑर्डर्स पर काम करता है। ओमकार टंगसाले हमारे साथ है। ओमकार, आपने भी इनफैक्ट वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कोटक की, और ईपैम की तो चर्चा मार्केट भर में आज हो रही है। क्या ये जो कंसर्न आज आईटी सेक्टर में उभरा है वो काफी बड़ा साबित हो सकता है? क्या इसकी कुछ आज Q1 में देखने को मिलेगी अगर डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स पर दबाव देखने को मिल रहा है? ईपैम तो कहता है कुछ ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे हैं। डेफिनेटली, आई मीन ये तो एपीएम से पहले जो भी इन्फोसिस है, बाकी जो जितने भी इंडियन आईटी कंपनीज है, उन्होंने ऑलरेडी ये मेंशन किया है कि कन्वर्जन्स हुए, डील पाइपलाइन जो क्लोज किया है उसके जो कन्वर्जन्स है वो बहुत धीमी तरीके से हो रहे हैं। क्लाइंट्स हैव बिकम कॉशियस एंड इवन ईपैम का सेम कमेंट्री आए ये क्वार्टर्स में। तो ये आने वाले दो क्वार्टर्स डेफिनेटली डिमांड सिनेरियो में एक मंदी या फिर एक स्लोइंग कंसर्न देते हुए दिख रहे एक सबको। लेकिन एक ऐसा शॉक नहीं है एक्चुअली, ये बहुत मतलब ये Q4 का रिजल्ट जब से आना चालू हुआ तब से TCS से लेके सब लोग ने बनाए। The next 2 quarters are very difficult to think because डिमांड सिनारियो है जो पूरे वर्ल्ड में या फिर मेजॉरिटी ऑफ द BFSI सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसमें एक कॉशियस व्यू है और कन्वर्जन्स बहुत कम हो रहे हैं। तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं बन रहा है आने वाले समय में, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 quarters में। अगर हम लोग बात करें डिमांड सिनेरियो की फॉर इंडियन आईटी कंपनीज, तो ये ऑलरेडी आउटलुक दिया हुआ है और एक कॉशियस व्यू नेक्स्ट 6 महीने के लिए एक बनते हुए दिख रहा है। जो दरअसल पेन था, क्या वो फैक्टर्ड इन है या फिर आगे सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, अभी भी वॉलेटाइल है? और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप देखिए Q4 के नतीजों के बाद स्टॉक्स ने क्या किया। TCS एकदम फ्लैट है, कुछ रिटर्न नहीं दिए इसने। इन्फोसिस 10% करेक्ट हो चुका है। विप्रो ऑफ कोर्स नंबर्स के बाद 7% ऊपर है। LTI माइंट्री में कुछ नहीं हुआ। टेक महिंद्रा नेगेटिव है, इनफैक्ट डाउन है। आपकी अप्रोच कैसे रहेगी स्पेशली इन दिग्गज कंपनियों में जहां पर इनका सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्क्रिशनरी स्पेंड पर भविष्य बेस्ड नहीं है, वो ज्यादा बैलेंस्ड बिजनेस करते हैं, ज्यादा बड़े क्लाइंट्स है जहां पर शायद उनके पास लीवे होता है मैक्रो फैक्टर्स को ज्यादा बेहतर अब्सॉर्ब करने के लिए वर्सेस द स्मॉलर गाइस? डेफिनेटली, आई मीन ये तो है, उसका एक रिलेशनशिप रहता है बिकॉज ऑफ द डील साइज इज वेरी हाई एंड दे आर प्राइमरी वेंडर्स होते हैं एक क्लाइंट्स के। फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज उसका बड़ा होता है और कुछ साइज अगर उन लोग ने कम कर दिया और कर्टेल भी कर दिया तो बाकी जो मेन प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, तो वो चलते रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में लार्ज कैप में आप देखा जाए तो हर एक जन अपने रेवेन्यू को एक डिले मान रहा है क्योंकि ये कॉशियस पीरियड है। जो भी क्लाइंट साइड है उसके एक कॉशियस व्यू आ रहा है, वो स्पेंडिंग डिलेज हो रहा है, स्पेंड कट्स दिखाई दे रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका और जो दैट टू BFSI सेगमेंट जो भी एक लार्जर कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू के साइड में। तो ये लार्ज कैप्स में एक तनाव बनते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में एक बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है, तभी बहुत अच्छा एक बाउंस बैक लार्ज कैप कंपनी में आ सकता है। लेकिन आप मान के चले तो मिड कैप्स मेरे हिसाब से एक अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, एक लो बेस होने के कारण। और ये क्वार्टर्स में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और अगले क्वार्टर्स में मिड कैप्स इज गोइंग टू बी बेटर बेट एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पिक्यूलियर रहेगा in terms of picking the IT stocks. Firstly, focus on the companies those are doing good, उसका डील पाइपलाइन रोबस्ट है, क्लाइंट इंटरेक्शन आ रहा है और एनी स्पेंड कट्स नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप सेक्टर में एक अच्छा वैल्यूएशन बनते हुए दिख रहा है तो, और जिसका भी वैल्यूएशन आपको ठीक लगे।
ओके, तो ये हर्षदा ने जो 2 प्रश्न पूछे ओमकार जी से, उसके एवज में जो जवाब आया, और वो कुछ हद तक अगर आप देखिए, कहा भी गया था पहले भी कि अभी 2 क्वार्टर्स तक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जो है वो प्रिवेल करेगी, और यूएस में जो कुछ हादसे हुए थे वो बैंकों के साथ, उसका सही मायने में इम्पैक्ट जो है वो अभी आना बाकी है। वो Q1 Q2 में आपको नजर आएगा। लेकिन आपने फिर भी जो बात कही कि मिड कैप आईटी का एक एज है ओवर लार्ज कैप आईटी, इस टर्बुलेंस को, इस अनसर्टेनिटी को झेलने के लिए, वो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड और एक मेंटेनेंस जो स्पेंडिंग होती है, उसका एक बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिड कैप आईटी के पास है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? और अगर ऐसा है और मिड कैप आईटी के पास एक एडवांटेज है ऊपर लार्ज कैप आईटी, तो आपका जो प्रिफर्ड पिकिंग ऑर्डर है मिड कैप आईटी में, वो क्या होगा ओमकार? सबसे पहले तो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड और एक नॉर्मल स्पेंडिंग में हम लोग ये इस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बहुत छोटा रहता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है। लार्ज कैप कंपनीज में ये डील साइज बहुत छोटा होता है, तो ये जल्दी से बिलिंग करके ये लोग बिलिंग उसके अकाउंट में कर लेते हैं। तो उसका जो और लो बेस की वजह से उसका एक रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम एक अच्छे हुए दिख रहा है। अभी उसमें भी अगर आप देखेंगे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कट्स हो रहे हैं, तो उसमें ईयर एंड स्पेंड्स अगर आप देखोगे जो भी वो अभी कट नहीं दिखा है। जितने भी ईयर एंड कंपनीज है, अगर HCL टेक से देखो KPIT टेक्नोलॉजीज देखो, LTTS देखो, या फिर टाटा ELX देखो, उनके नतीजे अच्छे आए हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल IT सर्विसेज कंपनीज। तो अगर आप ये कंपनीज में, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अभी ये लोग तो अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आप आगे जाके आप देख सकते हैं इसके ऊपर आप बेटिंग एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपके अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी। जहाँ की BFSI सेक्टर में थोड़ा बहुत वो वोलेटिलिटी दिख रही है, तो the dependency of the company should be reduced from the BFSI वर्टिकल। तो एक ER&D एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी देखने लायक रहेगा या फिर इन्वेस्ट करने लायक रहेगा। आपके हिसाब से आप मुझे पूछो तो मेरी ऑर्डर ये रहेगी, KPIT है, LTTS है, कोफोर्ज बहुत अच्छा करिए, एक बाउंस बैक होते हुए दिख रहा है। तो दैट इज माय पिकिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ IT, मिड कैप IT। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार हमारे लिए समय निकालने के लिए। और वैसे EPAM अगर देखें तो वो लार्जली BFSI पर आधारित नहीं है, वो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, लेकिन BFSI में ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं वो पेन है और वो परसिस्ट करेगा, जहां पर भारतीय IT का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार हमारे लिए समय निकालने के लिए और आपके टॉप ट्रेड्स और टॉप इन्वेस्टमेंट आइडियाज शेयर करने के लिए। IT के साथ रहकर अब 2 और जानकारों को जोड़ते हैं। प्रशांत सावंत और श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, निफ्टी IT आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट सो टू से, आप क्या कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम इन्फी, TCS जैसे ट्रेड्स में? गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा था इनफैक्ट कि IT इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब है और वहां से एक रिकवरी बनेगी, लेकिन ये आज स्पेसिफिक न्यूज फ्लो के बाद इसमें एक बड़ी गिरावट बनी है। नो डाउट कि ये थोड़ा करेक्शन और चल सकता है, बिकॉज ये अभी न्यूज आई है और एक ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पूरा सेक्टर है वो भी थोड़े बेरिश सेंटिमेंट के साथ ही ट्रेड कर रहा था। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि जो बड़े दिग्गज कंपनी है जैसे कि इन्फोसिस है, TCS है, ये अपने आप को मैनेज करने में हमेशा आई कैन से कि वो जो उनकी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि ठीक है, अभी अगर गिर रहा है तो फॉलिंग क्या बोलते हैं ना कि कैचिंग फॉलिंग नाइफ को कोई मतलब नहीं है, लेट इट फॉल, थोड़ा और गिरने दीजिए। बट क्लोज टू प्रीवियस क्लोज यानी कि 1250 के करीब अगर इन्फोसिस मिलता है तो बिल्कुल इसे लेना चाहिए, और TCS अगर 3150 के करीब आता है तो उसे लेना चाहिए। तो अगर एक पोजिशनल व्यू है तो खरीदें, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल स्टे अवे। गिरती छुरी से श्रीकांत जी को डर लग रहा है, और अगर बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से आए हैं तो प्लीज़ यहाँ ना आइए, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से ट्रेड रह गया है श्रीकांत जी का। श्रीकांत जी, आपका प्रेफर्ड कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का, और उसके बाद चलेंगे प्रशांत के पास। आपका कन्विक्शन आइडिया? यस, वैसे अगर वीरेंद्र देखा जाए तो आज का दिन वैसे देखा जाए तो काफी बोरिंग सॉर्ट ऑफ डे है, यानी कि कुछ बड़ी एक्टिविटी हमें कहाँ पे भी देखने नहीं मिल रही है। लेकिन यस, इस पर्टिकुलर मार्केट में मुझे लग रहा है कि ये जो महिंद्रा ग्रुप से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहां पे मोमेंटम लगातार बनते जा रहा है। और महिंद्रा लाइफ ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो अभी 455 के करीब ट्रेड कर रहा है, और इसके अगर शॉर्ट टर्म एवरेज इसके साथ अगर इसे देखें तो हमेशा इसने 5 डेज के एवरेज को रिस्पेक्ट किया है।
मुझे लगता है कि आज भी इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है और ये 455 वाला स्टॉक एक बार रिबाउंड करके वापस 475 से लेकर 480 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से महिंद्रा लाइफ को लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे अराउंड 445 का, तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 20 से 25 रुपए के टारगेट्स नजर आते हैं। ओके, महिंद्रा लाइफ स्पेस आपकी स्क्रीन पे करीब 455-60 पे ट्रेड करता हुआ, ये एक कैश का ट्रेड है, याद रखिएगा, और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका कन्वर्जन आइडिया क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून वीरू एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। कभी अगर मैं कमिंस इंडिया को देखूं तो 1800 के लेवल के बहुत करीब है, ऑलमोस्ट 1800 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 1775 1775 के स्टॉप लॉस से मैं इसको खरीदना चाहूंगा और मेरा टारगेट होगा यहाँ से 1845 1845। जिसको हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे और गाबा साहब का ये ट्रेड था। अच्छा, क्या चल रहा है पर जाएं उससे पहले फटाफट से 4 का चौका ले लेते हैं और फिर यतिन से बात करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में उन्होंने किस चैटर पर अपनी नजर डाली है। तो 4 का चौका शुरू करते हैं सस्ता ऑप्शन के साथ। शिल्पा हमारे साथ हैं। शिल्पा बताइए। जी हर्षिता जी, मेरा ध्यान थोड़ा ग्लेनमार्क में है क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन आता भी है तो फार्मा इज अ डिफेंसिव स्पेस जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं थोड़ा अपना पोजीशंस। तो यहाँ पे ग्लेनमार्क का 640 कॉल ऑप्शन रफली 10 रुपये अभी ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको टारगेट्स टूवर्ड्स 21 भी देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5.5 का रहेगा। में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनती हुई 640 का कॉल ले जाने की सलाह और 550 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए। 940 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये पर्टिकुलर कॉल, तो थोड़ा सा डिफेंसिव ट्रेड। याद रहे टारगेट जो है वो 21 का है। ये है वो पहला ट्रेड जो इस समय आया है। प्रशांत, एफएनओ सुपरस्टार। जी हर्षिता, गुड आफ्टरनून। मुझे आयशर मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है, एक थोड़ा कूलिंग ऑफ हुआ है, यहाँ से मुझे लग रहा है पिकअप हो सकता है। तो ये करीबन 3700 पे चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3655 3655। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ करीबन 3775 से लेकर 80 तक। ओके, आयशर मोटर्स 3723 पे ये आपका प्रशांत जी का एफएनओ सुपरस्टार है। 4 के चमत्कार के लिए चलते हैं मानस जी के पास। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, पीवीआर को पिक करने की राय रहेगी। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पिछले करीब 7-8 सेशन में मैंने 1-2 बार इसको रिकमेंड भी किया, कमेंट भी किया इस पे। काफी पॉजिटिव लग रहा है। कल हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा चार्ट्स पे। अब यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 1438 के आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं, और 1475 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पीवीआर में। यहाँ पर 1460 वाला 1460 का कॉल ऑप्शन जो 37 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, पीवीआर बाय है आपका और यहाँ पे कॉल ऑप्शन का विकल्प दिया आपने। 1460 का 1445 पे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा, मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद पीवीआर इतना कन्विक्शन शो कर रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ओके, चलते हैं मानस ये मयूरेश जी के पास। आज उनका मिड कैप फंड जानने के लिए मयूरेश, क्या पिक करेंगे मिड कैप में आप? तो हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को पराग मिल्क काफी अच्छा लग रहा है। 2-3 चीजें वीरू जी। एक, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है पिछले वर्ष के लिए, टॉप लाइन इज इंक्रीज पे ऑलमोस्ट 40%, 2900 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स 5.7% के आसपास रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इन टर्म्स ऑफ द मिल्क दैट इट प्रोड्यूसेस, आई थिंक जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है पूरे प्रोडक्ट मिक्स में, मिल्क इज ओनली 10% जो स्किम मिल्क पाउडर हम बोलते हैं वो 18% के आसपास है। वे प्रोटीन जो आई थिंक जिम जाने वाले लोग काफी लेते हैं वो 3% है, जो न्यू एज प्रोडक्ट्स है। और पनीर, घी और वे की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटीज है अलॉन्ग विद चीज, ये लगभग 70% के आसपास है। मिल्क प्राइसेस में हमने अच्छा खासा इन्फ्लेशन देखा है पिछले कोई हफ्तों में। दे प्रोक्योर ऑलमोस्ट 18 लाख लीटर पर डे बाहर से, और बाकी सब कुछ आई थिंक इन हाउस रहता है। तो ये अच्छा खासा शील्ड कर देता है विद इंक्रीजिंग एंड इन्फ्लेटेड मिल्क प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ देयर एंटायर मॉडल। और इसकी वजह से आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ तो बरकरार रहेगी, बट मार्जिन में भी अच्छा खासा आई थिंक एक स्टेबिलिटी और इजाफा हो सकता है अगले 2 से 3 तिमाहियों के लिए। थर्ड, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर प्लेजेस हुए हैं या बहुत ज्यादा डेट भी बैलेंस शीट पे है नहीं, और इसकी वजह से आई थिंक जो ROEs है इस पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी जा सकती है। जो डीलरशिप नेटवर्क होता है बहुत अहम होता है। 4.5 लाख रिटेल पॉइंट्स है, 4,500 डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। इनकी B2B बिजनेस यानी ये जो होटल्स को देते हैं, रेस्टोरेंट्स को देते हैं, ये धंधा भी काफी स्टेबल है। एंड द रिटेल बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स।
हमें लगता है आई थिंक एक मोमेंटम के हिसाब से पराग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 120 का टारगेट, 99 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को कहा है, हमारा रिसर्च नोट्स थ्रू। मेरे पास इसकी होल्डिंग बिल्कुल। नहीं, आपके पास प्रोटीन खूब होगा मयूरेश जी, प्रोटीन लेने की वकालत कर रहे हैं आप। पराग मिल्क आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 106.20 के स्तर पे आके ट्रेड करता है। ओके, पहले मैं ट्रेड्स को एक एक करके बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड्स हैं। 4 ट्रेड हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की है, मतलब 4 का चौका में। पहला था शिल्पा जी का सस्ता ऑप्शन, वो आपकी स्क्रीन पे करीब ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए फार्मा में इस वक्त स्क्रीन पे एक स्विंग आ रहा है, बात करेंगे अभी इस पर। 640 की कॉल ऑप्शन विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 21 ऑन द हायर साइड, करीब 11 पे आपको ये ट्रेड लेना है। फिर आया ट्रेड प्रशांत जी का, और ग्लेनमार्क के बाद प्रशांत जी की आयशा मोटर्स का फ्यूचर्स था। 3780 का लक्ष्य है, 3725 का लेवल है। मानस ने पिक किया पीवीआर, पिछले कुछ सेशन से वो पीवीआर पे फोकस कर भी रहे हैं। वेल अबव 20 एक्सपोनेंशियल एवरेज, करीब 1475 का टारगेट था। और उसके बाद पराग, ये थी चॉइस मयूरेश जी की, पराग मिल्क्स, लगभग 125 पे आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल जैसे कि मैं कह रहा था कि स्विंग आ रहा है फार्मा स्टॉक्स पे। एक बार लेके आइए आप ग्लेनमार्क, इसकी कॉल के बारे में बात हुई। दिवीज भी रखिएगा स्क्रीन पर। दिवीज करीब 3524 पे फाइनली जिस फ्लैग में ये रोटेट कर रहा था, एग्जैक्टली उसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो यही है, 3525। प्रशांत, आपकी राय? 3525 इट्स टिपिकल फ्लैग। और कल जब रेस्ट लिया, कल बैकफुट पे आया तो अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को होल्ड किया इसने। आपका टेक दिवीज पे? वीरू जी, मैं जस्ट ट्रैक कर रहा था, मेरे रडार पे है, और मुझे लग रहा है अभी 3527 चल रहा है। तो यहाँ पे स्पॉट बेसिस पे कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो पोजिशनल स्टॉप लॉस बन के आ रहा है करीबन 3460, 3460, मुझे लग रहा है ये यहाँ से 3600, 3620 तक जाने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। अब में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई, ये आपके सामने स्टॉक नियरली 2% के गेंस, और यहाँ पर एक स्पाइक आता हुआ पिछले कुछ देर पहले। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो बदलाव की तैयारी हो रही है। और एनएसई ने कंसल्टेशन पेपर दरअसल जारी किया है। नियमों में कुछ बदलाव आ सकता है, जहां पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो स्टॉक्स जो कैश मार्केट के हैं, जो एफएनओ का हिस्सा नहीं है, उनमें वेट कम होना चाहिए, या फिर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा नहीं होने चाहिए। यतन हमारे साथ है, इनफैक्ट इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आई है। यतन, एग्जैक्टली क्या मूड बन रहा है? तो देखिए हर्षदा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो कंसल्टेशन पेपर्स के टेक अवेज हैं। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ऑब्वियसली सभियों को पता है कि यहाँ इंडेक्स फंड्स किस हिसाब से बेंचमार्क्ड हैं, लेकिन एक क्रूशल पार्ट जो पैसिव फंड्स का, यानी जो म्यूचुअल फंड्स निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश करना चाहते हैं, यानी देश की जो दूसरी 50 कंपनियां सबसे बड़ी हैं निफ्टी 50 कंपनियों को छोड़ के, यहाँ आप देख रहे हैं बेंचमार्किंग पे इशू आ रहा है। इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कैश मार्केट में हैं, जिसके कारण म्यूचुअल फंड्स को या फंड्स को, जो बेंचमार्क फंड्स होते हैं, इनको हेजिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। कैश मार्केट में सर्किट लगने के कारण ट्रैकिंग एरर्स आ जाते हैं बहुत सारे टाइम। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एनएससी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है, जिसके अंदर जो नॉन एफएनओ स्टॉक्स हैं उनका वेटेज जो अभी 10% के आसपास है, उसको काट के 5% कर दिया जाए, और जो नए स्टॉक्स शामिल हो निफ्टी नेक्स्ट 50 में, उसकी एलिजिबिलिटी में एक बदलाव किए गए हैं, वो एफएनओ स्टॉक्स होने चाहिए। तो जो सिलेक्शन होगा ये एफएनओ स्टॉक्स में से होगा। इसका फायदा कौन सी कंपनियों को होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है वो ऐसे होने वाला है। सबसे पहले वेट कट हो जाएगा, और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर एफएनओ के स्टॉक्स जो है मैंडेटरी हो जाएंगे। लाइकली एडिशन में आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस, एयू बैंक, ट्रेंट, इंडियन होटल्स, टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं आगे जाके, जहां हम 300 से 400 करोड़ रुपए के पर स्टॉक इनफ्लोज आते हुए देख सकते हैं। तो ये इनफ्लो की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ 300 से 400 करोड़ का इनफ्लो काफी अहम माना जाएगा। लेकिन डिलीशन कहाँ हो रहा है, जैसे कि डीमार्ट, वरुण बेवरेजेस, बजाज होल्डिंग्स, अदानी ग्रीन, जोमैटो, ये जो स्टॉक्स हैं भले कितने लिक्विड हो, एफएनओ मार्केट में ट्रेड नहीं करते, और क्योंकि एफएनओ मार्केट में नहीं है तो शायद इनका डिलीशन आगे जाके हो सकता है, और डिलीशन होगा तो 80 से 150 करोड़ रुपए के बीच में आउटफ्लो होंगे। सबसे ज्यादा आउटफ्लो आपको वरुण बेवरेजेस और डीमार्ट में दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि ये वो दो स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप काफी बड़ा है, लेकिन एफएनओ में अभी तक ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो काफी सिंपल एनएससी का फंडा है, जो एफएनओ में स्टॉक्स होंगे उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 में आगे जाके शामिल किया जाएगा। ऑब्वियसली कंसल्टेशन पेपर है, तो सभी के सभी स्टेक होल्डर्स के सजेशंस, ऑब्जेक्शंस वगैरह मंगाए जाएंगे, उसके बाद
एक्सचेंज अपना एक निर्णय लेगा। तो देखते हैं यहाँ पर फाइनली वोट किसके फेवर में जाता है, फॉर द कैश स्टॉक्स या फिर सिर्फ एफएनओ के स्टॉक्स। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, एक स्टॉक जिसको लेकर बार बार सवाल उठता है वो एवेन्यू सुपरमार्ट, क्योंकि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अब तक एफएनओ का हिस्सा क्यों नहीं है। वो भी दरअसल बाकियों के साथ फिर निफ्टी अगर ये क्लियर हो जाता है कि ये कैश वाले स्टॉक्स को निकालना है तो ये भी निकल जाएगा निफ्टी नेक्स्ट 50 से। स्टॉक में तो वैसे भी हमने देखा थोड़ा सा दबाव है। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, फिर आखिरी आधे घंटे के ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई। अच्छा, एक बार इप्का लैब्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई एक अपडेट आ रहा है। जो इम्पोर्ट अलर्ट घोषित किया गया था 2015 के बाद, उस पे कोई डेवलपमेंट आ रही है? खबर दिखाइएगा प्लीज। ये अलर्ट सी है। यूएस एफडीए कल से कंपनी के रतलान एपीआई यूनिट की जांच कर रही है। तो अब देखते हैं जो इम्पोर्ट अलर्ट आया था 2015 में वो क्या वापस लिया जाता है या नहीं। स्टॉक आपके सामने एंटिसिपेशन में करीब 2-2.5% ऊपर है। अच्छा, ग्लेनमार्क का भी ट्रेड वैसे आया था जो शिल्पा ने आपको दिया था सस्ता ऑप्शन के तौर पर, वो भी आपको दिखा देते हैं। 640 का कॉल है, मुझे याद है। इन्होंने सजेस्ट किया था जो 9.40 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक बार दिखाएंगे वो ऑप्शन कहां पर ट्रेड करता दिखाई दिया है। 627 तो ये कैश मार्केट वाला ट्रेड हुआ। 640 का कॉल आप दिखाइएगा 13 पर आ चुका है। यहाँ पर धीरे धीरे करके मोमेंटम आता हुआ। तो फार्मा कंपनियों में थोड़ा सा वो डिफेंसिव ट्रेड जो है वो बैठ रहा है। चलिए, इस बीच मार्केट बिग वॉइस की श्रृंखला में आज हम जोड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्डा को। गुरमीत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट में जो जायज है, लेकिन क्या ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है? हर्षदीप, पेशेंस तो मुझे लगता है 18-19 महीने से टेस्ट कर रहा है। अक्टूबर 2021 में 18,600-700 का हाई बना था। तो आप देखिए लगभग 18-19 महीने से मार्केट की मूवमेंट बहुत सबड्यूड रही है। इनफैक्ट 27 अप्रैल के बाद से जब से एफआईएस क्लोज थोड़ा रिज्यूम हुआ मई में, तो थोड़ा हमने अपसाइड देखने को मिला है। मिड और स्मॉल कैप में हालांकि बहुत एक्शन है, वो हमने अक्रॉस सेक्टर देखा है, वो हमने सीमेंट में देखा है, मिड कैप आईटी में देखा है। आज जब उस गाइडेंस जब तक ईसैप ने अनाउंस नहीं करी थी तब तक हमने काफी तेज वहां पे भी रैली देखी है। बहुत कुछ अच्छे निश फार्मा नेम्स में अच्छी दिखी है। तो मिड और स्मॉल कैप में काफी एक्शन है। मैं इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स देख रहा था, एक महीने में करीबन 6% ऊपर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। मुझे लगता है 2 बड़े इवेंट हैं। आरबीआई की पॉलिसी मीट है, फिर फेड का है। वो 2 बड़े इवेंट्स को मार्केट देखना चाहेगा। और आईटी सेक्टर में अभी जब तक वीकनेस है, वो 20% से आसपास का वेट है उसका निफ्टी में। तो जब तक ये पूरी तरह प्राइस नहीं हो जाता, हालांकि आप देखिए अगर आप वाईटीडी देखेंगे तो टीसीएस अभी भी फ्लैट है, इन्फोसिस गिरा है थोड़ा सा, बट बहुत जगह प्राइस करेक्शन इतना नहीं है। आज कुछ मिड कैप आईटीज इसके बावजूद भी 35-40 पी के मल्टीपल पे हैं। तो मुझे लगता है जब तक पूरा प्राइस नहीं हो जाएगा ये जो स्लो डाउन है डिसीजन मेकिंग में और डील कन्वर्जन में, तब तक जब तक आईटी में प्रेशर है, मुझे लगता है थोड़ा सा इंडेक्स जो है स्ट्रगल करेगा। और सो एचडीएफसी ट्विंस में भी थोड़ा स्ट्रगल है, तो जो कि काफी ज्यादा, अगर आप मिला लीजिए आईटी और एचडीएफसी ट्विंस को, तो लगभग 1/3 वेट है इंडेक्स का। वहां से पेन है शायद, इसीलिए इंडेक्स की तरफ से ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन गुरमीत, आपने कहा 2 बड़े इवेंट्स, क्रेडिट पॉलिसी भारत की और ऑफ कोर्स फिर अगले हफ्ते जब फेडरल रिजर्व की कमेटी बैठेगी। लेकिन ज्यादा कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? जो पॉज पिछले बारी जो सरप्राइज के तौर पर देखा था, वही मार्केट में ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई कंटिन्यू करेगा? काफी हद तक इन्फ्लेशन की अगली रीडिंग काफी सारे इकोनॉमिस्ट का पोल हुआ है, वो शायद 4.30-4.40 आएगी, जो कि आरबीआई का जो बैंड है 2 से 6% का, वो मिड पॉइंट है। क्रेडिट ग्रोथ हमने देखा कि अभी भी अच्छे डबल डिजिट में, मुझे लगता है थोड़ा मॉडरेशन होगा। इस वजह से शायद बैंक निफ्टी भी एक स्टेज के बियॉन्ड जब तक और अर्निंग्स नहीं देख लेगा, मुझे लगता है थोड़ा, इसलिए 44,000 के आसपास इसलिए एक कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि बैंक्स फाइनेंशियल्स ने हेवी लिफ्टिंग करी थी अर्निंग्स की, आईटी ऑलरेडी सॉफ्ट रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्टिव होने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि रेट्स नीचे आना नहीं शुरू हुए हैं, रेट्स अभी भी हाई है। ग्लोबली 5% यूएस में रेट बढ़े एक साल के अंदर। तो मुझे लगता है कुछ इम्पैक्ट आएगा। आप अगर $8 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट भरेंगे साथ में,
और इतना हैवी डेट है लेवरेज सिस्टम में, और जब ये डेट सीलिंग जाएगी तो $1 ट्रिलियन की वो बोरोइंग करेंगे, तो कुछ इम्पैक्ट उसका मार्केट में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ओवरऑल आउटलुक काफी अच्छा है जैसा मैं बोला। और जो प्राइस एक्शन है मार्केट में, एडवांस डिक्लाइन देखिए जो मिड और स्मॉल कैप में है, वो ये बता रहा है कि ये मार्केट का स्टांस थोड़ा चेंज हुआ है। ये अब पहले जो सेल ऑन राइज था वो शायद अब बाय ऑन डिप्स हो रहा है। लेकिन गुरमीत, आई मीन गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। ये पिछले 10 दिन की टर्बुलेंस में या फिर 5 दिन की टर्बुलेंस में बड़ा कारण ये रहा कि जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वांटम में एफआईएस का पैसा आ रहा था वो सडनली ड्राई हो गया। नाउ दे आर ऑन सेल मोड। आई मीन भले ही सेल फिगर बहुत सब्सटेंशली हाई नहीं है, हमारे लिए जो वो बहुत एक फॉर्चुनेट टाइम रहा 28 मार्च से लेकर मई एंड तक का, उसमें एक चीज़ हमारे फेवर में गई थी और वो था डॉलर। जब करीब करीब 105 से डॉलर करीब 101 के ट्रेजेक्टरी में था डॉलर इंडेक्स, पर सडनली वो स्पाइक होके 104, 104, 4.5 की ट्रेजेक्टरी में है। क्या डॉलर के बहुत स्ट्रांग होने के चांसेस और उसका इम्पैक्ट ऑफ फ्लो टुवर्ड्स इंडिया, इस संदर्भ में आपकी राय क्या है? अगला 1 महीना इस दृष्टिकोण से आपको लग कैसा रहा है? मेरा मानना है कि रुपी स्टेबल रहेगा जी। मैं बहुत करेंसी का इतना शॉर्ट टर्म व्यू बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जब यूएस फाइनली पॉज करेगा और रिवर्स साइकिल स्टार्ट होगी जरूर। हम डिबेट कर सकते हैं कि दिसंबर में शुरू होगा रेट कट, अक्टूबर में होगा या अगले साल से होगा। तो फेड फ्यूचर्स काफी एक्यूरेट रहा है इंटरेस्ट रेट साइकिल को डिपिक्ट करने में। तो आप उसको करेंगे तो वो ईयर एंड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई 2 कट एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई 3 कट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एक शैलो रेट कट साइकिल होगी। और जब आप वापस से साइकिल रिवर्स होगी तो मुझे लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा प्रेशर आएगा डॉलर पे। मेरा ये मानना है स्टेबल रहेगा। हमारे रिजर्व्स वापस $600 बिलियन हो गए हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट कटा है। आप सर्विस एक्सपोर्ट्स देखिए, ये काफी अच्छी सक्सेस स्टोरी है इंडिया की जो काफी अननोटिस गई है। तो मुझे लगता है कि करेंसी इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करेगी कि उससे फ्लोज इमीडिएटली रिवर्स हो जाए। एक जो कंसर्न है एफआईएस का वो वैल्यूएशंस रहा है। हम अभी भी 20 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे हैं, और आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो प्रेडिक्शन है वो 10 से 11% है। तो मुझे लगता है कंसर्न वैल्यूएशंस पे ज्यादा है, करेंसी इतना बड़ा वो नहीं करेगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्टिव होने की जरूरत है। आप ओवरवे मत करिए इस मार्केट में जब तक इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट में बाजार, आप कितना भी अच्छा आपका रेपुटेशन हो, आपको स्पेयर नहीं करेगा। तो वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए। दूसरा, पोर्टफोलियो बैलेंस रखिए। बॉन्ड मार्केट जब दिख रहा है कि साइकिल रिवर्स होने वाली है, तो हो सकता है फिक्स इनकम पोर्टफोलियो आपको काफी अच्छा मार्क टू मार्केट गेन दे सकता है। तो मुझे तो लगता है कि 1 साल का रिटर्न या 6 महीने का रिटर्न नियर टर्म का शायद बॉन्ड और इक्विटी का लगभग सिमिलर हो सकता है। ओके, ये गुरमीत जी का सेंस था रिगार्डिंग फॉरेक्स मार्केट प्लस उसका इम्पैक्ट ऑन फ्लो टुवर्ड्स इंडिया। मीनवेल निफ्टी लेके आई है, जैसे कि हर्षदा मैंने डिस्कस किया था कि दैट पॉइंट बेस नंबर 1 इट्स 18,561 पर 18,536 एक अच्छा बाय पॉइंट होगा। वहाँ से करीब करीब 18,570। मैं फिर कह रहा हूँ, बतौर इंडेक्स ट्रेडर अपनी रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन को थोड़ा धरातल पे रखिए, थोड़ा मिनिमम रखिएगा। अच्छा, आज अल्ट्राटेक सीमेंट ने, गुरमीत जी, बहुत अच्छा एक मूव दिया है, और इनफैक्ट पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस, और ये स्पेस तभी से मूव करना शुरू कर देता है जब मानसून आपको हिट करता है। टेक्निकली ये 3 महीने कंस्ट्रक्शन वर्क धीमा होता है, बट बाजार पिक करना शुरू कर देता है। और मैं टेक्निकली एक बात कह सकता हूँ गुरमीत जी के अल्ट्राटेक सीमेंट पे मेरे को बहुत कन्विक्शन था, और उसने इस बार लीडर की तरह बिहेव किया है। आपका सीमेंट पे व्यू और कुछ स्टॉक्स जिनको आप चेज करना चाहें इस वक्त? बहुत, आपने बिल्कुल ठीक बोला। बहुत एक सब, जब उन्होंने मार्च में गाइडेंस दिया कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था पूरे सेक्टर के लिए। काफी सारी, मेरी पहली नौकरी एसीसी सीमेंट की थी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, तो इस स्पेस को मैं काफी अच्छे से ट्रैक करता हूँ। जो भी मेरे सर्कल के लोग हैं, सीमेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छे हाई लेवल पे है, और दूसरी तरफ आपके कोल पेट्रोल प्राइसेस नीचे आए हैं, तो परफेक्ट ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। शायद प्री पोजिशनिंग होना शुरू हो जाएगी। हमने देखा है अंबुजा सीमेंट में रैली देखी जब अंबुजा ने नए क्लिंकर के ऑर्डर्स दिए 8 मिलियन टन के, क्योंकि बाजार को एक कंसर्न आ रहा था कि जो 5 साल का गाइडेंस था कि कैपेसिटी डबल करेंगे, वो नहीं होगा। जब अदानी ग्रुप का एपिसोड हुआ तो वो बाजार ने पॉजिटिवली रिसीव किया।
तो मुझे लगता है कि हाउसिंग डिमांड स्ट्रांग है, इंफ्रा लेड डिमांड स्ट्रांग है और सीमेंट में एक कैपेक्स साइकिल देखने को मिल रही है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे आपने अल्ट्राटेक की बात करी, वो उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ आती है, उनकी एबिलिटी टू एक्सपैंड है श्री और अल्ट्राटेक में, तो अल्ट्राटेक आराम से 150 पौने 200 मिलियन टन पे जा सकता है। तो आप लार्ज कैप में हमारा फोकस रहेगा अल्ट्राटेक। अंबुजा थोड़ा रनअप कर गया तो शायद कंसोलिडेट करे, ऑलमोस्ट 16-17 टाइम्स ईवी बाय एबिटा पे, थोड़ा वैल्यूएशंस पे नजर रखनी पड़ेगी। तो लार्ज कैप में हमें अल्ट्राटेक को श्री अच्छा लगता है, श्री भी हालांकि एक्सपेंसिव है। कुछ हमें छोटी कंपनीज भी अच्छी लगती है, रैमको है, सागर सीमेंट है। सागर सीमेंट थोड़ा सा साउथ बेस्ड है, आंध्र सीमेंट्स के 2 प्लांट्स एक्वायर किए हैं। ये साल उन्होंने बोला है कि उनका एबिटा पर टन जो है 600 के आसपास जाएगा, पिछले साल लगभग 450 था। उसके अलावा एमपी में 1 मिलियन टन की कैपेसिटी आ रही है, उड़ीसा में ग्राइंडिंग यूनिट आ रहा है, तो इस साल हो सकता है प्रॉफिटेबल भी हो जाए। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी है जो हमें अच्छी लगती है, जो हम ट्रैक कर रहे हैं। तो हम पूरे सेक्टर पे काफी कंस्ट्रक्टिव है, और मेरा व्यू काफी पॉजिटिव रहेगा सीमेंट सेक्टर को लेकर। दरअसल एक मजबूत व्यू, एक पॉजिटिव व्यू मौके खरीदारी के यहाँ पर जरूर है। गुरमीत, मैं आपकी राय इनफैक्ट ऑटो पर भी लेना चाहती हूँ, जहाँ पर पिछले हफ्ते हम नीलेश शाह से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ऑटो में 2 व्हीलर स्टॉक्स, स्पेशली ईवी 2 व्हीलर्स पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक मौका है। 4 व्हीलर्स पर भी ओपिनियन आ रहा है और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल का, जब मारुति की जिम्नी इवेंचुअली लॉन्च होगी। इधर आपकी क्या स्टांस रहेगा, कितना पैसा इस समय कमिट किया जा सकता है? क्योंकि आप मारुति देखिए, टाटा मोटर्स देखिए, इन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है इस पूरे साल, एटलीस्ट अब तक, इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो वापस बोलूंगा कंस्ट्रक्टिव हूँ। हमने देखा है कि जो डिस्क्रिशनरी हाई एंड स्पेंडिंग है, अगर मैं बोल सकूं ऑटो को लेके कुछ पार्ट तक, वो अच्छा रही है। 2 व्हीलर में थोड़ा इम्पैक्ट था क्योंकि रूरल स्लोडाउन जो मुझे लगता है चेंज होने वाला इस साल। हमें 4 व्हीलर्स में एमएनएम और टाटा मोटर्स दोनों अच्छा लगता है। आप देखिए एमएनएम का ऑटोमोटिव यूनिट ऑलमोस्ट उन्होंने 7 लाख यूनिट्स की वॉल्यूम करी है लास्ट ईयर, जो कि कमेंडेबल है। एसयूवी में उनका मार्केट शेयर लगभग 19% वापस आ गया है। बैक टू बैक 5 अच्छे लॉन्चेस हुए, और आप नंबर ऑफ बुकिंग्स देखेंगे तो अभी भी 2,90,000 है। 2,62,000 था Q3 में, अभी भी लगभग 2,90,000 है। इनफैक्ट एसयूवी 700 फास्टेस्ट एसयूवी है 1 लाख बुकिंग्स क्रॉस करने का, तो कैंसिलेशन रेट्स उतने ज्यादा नहीं है, अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। फार्म इक्विपमेंट पे उन्होंने ऑलरेडी गाइडेंस दिया है इस बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स बड़ा करने का बाय 2027। मोर इम्पोर्टेंटली एमएनएम की कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी जो है वो वापस आ गई। ये जो काफी लॉस मेकिंग जेवीज थे और मिस एलोकेशन था वो दूर हो रहा है, और अभी भी बहुत अच्छे मल्टीपल पे है। इतने रनअप के बाद 1400 के हाई बनाने के बाद 16-17 टाइम्स आपको मिलता है। टाटा मोटर्स का जेएलआर इस साल शायद होलसेल लगभग 4 लाख यूनिट हो, और सबसे बड़ी स्टोरी वहां पे डेट रिडक्शन की है और फ्री कैश फ्लो जनरेशन की है। बहुत टाइम बाद शायद टाटा मोटर्स में देखने को मिल रहा है, और ईवी का मेरे हिसाब से वो फोरफ्रंट में इन टर्म्स ऑफ द एज दे हैव ऑलरेडी। अगर आप एग्जिस्टिंग नंबर्स देखेंगे तो 80-85% मार्केट शेयर है उनका। 2 व्हीलर्स में मुझे टीवीएस अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा नीलेश जी ने भी बोला उस दिन, जो उनकी iQube है वो अब इस साल वो 25-26 हजार यूनिट के रैंप अप की बात कर रहे हैं मंथली। 14-15 हजार यूनिट था लास्ट ईयर का रन रेट, तो वहां एक रैंप अप है। दूसरा, उन्होंने मुझे लगता है ये 125 सीसी में कोड को क्रैक किया है, चाहे वो जुपिटर है, रेडर है, प्रीमियम में अपाची अच्छा कर रहा है, और अभी भी 23-24 टाइम्स वैल्यूएशन पे डिस्पाइट अच्छे रहना। बहुत टाइम बाद जो टीवीएस के मार्जिन थे वो 6 से अब 10-11% की डबल डिजिट की रेंज में देख रहे हैं। तो ये एक और स्टॉक है जो हमें पसंद है, और कुछ ऑटो एंसिलरीज भी। गुरमीत, एक और पॉकेट जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है वो है डिफेंस कंपनियां। क्या आप लोगों ने नया पैसा इधर कमिट किया है? वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गया है पीएसयूज का। ये आप पीएसयूज में अगर आप 30 का मल्टीपल देने लगेंगे, और ये बिजनेस में क्या होता है कि बीच बीच में लम्प्स आते हैं। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल फाइटर एयरक्राफ्ट है या लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, ये लंबे जेस्टेशन पीरियड होते हैं। और HAL है, बहुत अच्छा किया स्टॉक में, 4-5 टाइम्स हो गया है। बट आप इस मल्टीपल पे अगर इंक्रीमेंटल एलोकेशन करेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी 25-26% दिखा रहा है, स्पेयर्स वाला बिजनेस अच्छा कर रहा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए। कुछ पॉकेट्स में मिड और स्मॉल कैप में मुझे लगता है अभी भी स्कोप है, और लॉन्ग टर्म डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर वो बढ़ना है। तो एक तो केपेक्स 11-12% का है,
जो कि इन लाइन विद नॉमिनल जीडीपी है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है वहाँ पे, लगभग 411 आइटम जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बैन किए हैं, जहाँ पे हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ शायद थोड़ा सा लेवल 2 लेवल 3 जाने की जरूरत है। जो छोटी डिफेंस एंसिलरीज हैं जो उस पूरे इकोसिस्टम में बेनिफिट करेगी, वहां मूव करने की जरूरत है। बड़े नामों में मुझे लगता है काफी हद तक प्राइस एक्शन हो चुका है। मीनवाइल लुक एट निफ्टी को देखिए एक बार, 18,602, 2 बजे हमारी क्या बात हुई थी। नो शॉर्टिंग थॉट्स स्टिल बी वॉलेट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जब तक 10 डे नहीं टूट रहा और 18,500 का पुट और राइटर्स का जोन नहीं टूट रहा, बाय सुबह का बेस 1 लेके आइएगा 61,536, बेस्ट बाय मिला उस जोन में 606। मैं ट्रेडर होता तो उसको बुक करता, या फिर याद रखिएगा 643 एक पिवट पॉइंट है, मॉर्निंग कमेंट्री में मेंशन किया हुआ था। लेट्स वेट फॉर दैट लेवल आल्सो, उस लेवल का भी इंतजार कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बुक करके उस लेवल का इंतजार करिएगा। बेस नहीं, रेजिस्टेंस लेके आइए। अब रेजिस्टेंस की बात हो रही है 643, और बैंक निफ्टी का स्विंग जो है इसको 209 लेके आ गया है। टेक्निकली बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेड अगर आप लोअर एज पे लें एट बेस 1, उसको आपको 44,250 44,350 के बीच में बुक करना है, क्योंकि वहां पे 2 सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग कॉलेक्टर्स खड़े हुए हैं। 643 का इंतजार आप कर सकते हैं और निफ्टी। अच्छा गुरमीत जी, आजकल सीपी इनर सर्किल में खाना पीना चल रहा है या फिर कुछ मंगा के भी खा रहे हैं? मतलब अल्टीमेटली मेरा आपसे व्यू था वेस्ट लाइफ पे, जुबिलेंट फूड्स पे, क्यूएसआर सेगमेंट पे, यहाँ पे कुछ पिक किया है क्या अभी इस वक्त? इंद्र जी, हमें ये स्पेस बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने पहले भी चर्चा करी, सारा मार्केट कैप आप ऐड करेंगे क्यूएसआर स्पेस का तो 70,000 करोड़ है, और सिप्ला अकेले का मार्केट कैप 80-85 हजार करोड़ है। तो ये सेक्टर अंडर रिप्रेजेंटेड है, मुझे लगता है ये रिप्रेजेंट होगा। हमें हमारा किचन में टाइम, कुकिंग टाइम दोनों रिड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फूड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की तरफ कोविड के बाद हमने देखा है। जुबिलेंट फूड हमें अच्छा लगता है, हमारे पोर्टफोलियो में है। जो मुझे एक चीज अच्छी लगती है जुबिलेंट फूड की, कि उनकी 95% सोर्सिंग जो है डोमेस्टिक है, तो आप ग्लोबल सप्लाई चेन से आपका जो ओवरऑल ऑपरेशंस है वो इम्पैक्ट नहीं होता है। उनका वेंडर डेवलपमेंट इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो चिकन का वेंडर है या पोटैटोस का है या बंस का है, काफी स्ट्रांग है, और वापस से स्टोर एक्सपेंशन ट्रैक पे आ रहा है। बैलेंस शीट वापस से बेटर हो रही है। महंगा जरूर है क्योंकि बेस आपको जो है नीचे का डिनोमिनेटर आपको जो है थोड़ा लो मिलेगा, और दूसरा ये इस बिजनेस में अगर आपको 20 टाइम्स एबिटा कुछ मिलता है तो वो बाकी बिजनेस से बहुत बेटर है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लगभग नेगेटिव होता है इस बिजनेस में। तो एक बार जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है एक नंबर ऑफ स्टोर्स के बाद, तो प्रॉफिट में, अर्निंग्स में ग्रोथ और कैश फ्लो में ग्रोथ डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। तो जुबिलेंट फूड अच्छा लगता है, सॉरी वेस्टलाइफ अच्छा लगता है, सॉरी मैं वेस्टलाइफ की चर्चा कर रहा था, जुबिलेंट निकल गया मुझसे, तो वेस्टलाइफ अच्छा लगता है। जुबिलेंट फूड हमें हमारे रेडार में थोड़ा सा लीडरशिप चेंज के बाद स्टेबलाइज हो रहा है, और शायद अगर थोड़ा बेटर प्राइस पॉइंट में मिलेगा तो इस पे भी निगाह रहेगी। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मंगलवार जिसे कहते हैं ना, मंगलवार मंगल करके ही गया। अगर आपके पास थोड़े से पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य था, तो बेस 1 ने बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया, और आज सबसे ठोस रहा आपका सीमेंट स्पेस। और एक और चीज़, जरा मारुति को देखते हैं क्या कर रहा है। मारुति कल के एक बहुत महत्वपूर्ण लॉन्च से पहले, प्राइसिंग से पहले, इट्स एट 9734, याद रखिएगा ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज हो रहा है। एक बार लाइए डाउ जोन्स फ्यूचर्स, क्या करे डाउ जोन्स फ्यूचर्स, याद रखिएगा अगर हम यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, जहाँ तक निफ्टी और निफ्टी बैंक का सवाल है, तो हमने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आई मीन ठीक है एक आईटी का इशू था और उसने निफ्टी आईटी को एक समय करीब 750 अंक धकेल दिया था। तो इसीलिए मैं कह रहा था अर्शदा से वो बात कि जिस क्वांटम में निफ्टी आईटी में डैमेज हुआ था, उस क्वांटम में निफ्टी पे कतई भी डैमेज नहीं हुआ, उसको पचा लिया हमने बिकॉज ऑफ सम आई थिंक अदर कंट्रीब्यूटर्स इन इंडेक्स। डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लगभग ट्रेड करते हुए। डॉक्टर साहब कुछ देर में जरा वो भी मार्केट ब्रेथ रेडी रखिएगा, मैं मार्केट ब्रेथ देखने के बाद जाऊंगा आज मेहमानों के पास। डाउ फ्यूचर्स 55 अंक नीचे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 4 अंक नीचे हैं, और एसएनपी फ्यूचर्स लगभग 4 अंक नीचे ट्रेड करते हुए। जरा प्लीज लेके आइए एक बार यहाँ पर आपके मार्केट ब्रेथ।
इट्स 18611 और कितने लॉन्ग कितने शॉर्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज बैंक्स फिर भी स्टेबल रहे, आज रियल स्टेट फिर भी अच्छा था, आज फार्मा फिर भी अच्छा था, आज डिफेंस अच्छा था। लॉन्ग 42, 62 में शॉर्ट कवरिंग, यानी कुल मिला के ये कंसोलिडेट फिगर थी 104, दैट्स गुड। लॉन्ग अनवाइंडिंग 38 में हुई, शॉर्टिंग करी 45 में। अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, इप्का लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्लेनमा फार्मा, ये सारे ट्रेड स्क्रीन पे गए थे। शॉर्ट कवरिंग ओबरा रियल्टी में, एचएएल में, एचएएल एट ऑल टाइम हाई। एचएएल पिछले 3 दिन से सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के सहारे ही चल रहा है, तो इसीलिए कहते हैं जब शॉर्ट जाए तो थोड़ा धैर्य रखिए और देख कर रहा है। 3 दिन से यही चल रहा है यहाँ पर। बाकी परसिस्टेंट, आईएक्स, कोफोज और एम्फोसिस, वोल्टास, और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई ओरेकल फाइनेंशियल्स में, डिक्सन में, मैंने फाइनेंशियल्स में, वोडाफोन आइडिया में और इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस में। चलिए पहले काम करते हैं, यतिन से बात करते हैं, फिर ट्रेड्स देंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं यतिन? पुल बैक मार्केट में लोअर लेवल से अच्छा? बिल्कुल पुल बैक अच्छा दिखाई दे रहा है और सबसे पहले इप्का लेबोरेटरीज के बारे में बात करते हैं। सीएनबीसी टीवी 18 ने थोड़े समय पहले ही रिपोर्ट किया कि यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन इनके रतलाम यूनिट यानी एमपी में, मध्य प्रदेश में जो यूनिट है उसमें शुरू हो गया है। 2015 से ये यूनिट जो है इंपोर्ट अलर्ट में था और डीलर्स और एनालिस्ट की अगर माने तो ये प्लांट में अगर दिक्कतें खत्म हो जाती हैं तो यूएस बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से मूव हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी अपना खुद का एपीआई बनाती है इस प्लांट में, जिसके कारण जो फाइलिंग्स और रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है वो यहाँ से होती है। अगर आपको याद है तो कोविड के टाइम पे कंपनी को एग्जेम्पशन दिया गया था यूएस एफडीए की तरफ से इस प्लांट को ऑपरेट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए यूएस मार्केट्स में। तो कहीं ना कहीं डीलर्स और एनालिस्ट होपफुल हैं इस टाइम जादू चल गया तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा फोकस में रहेगा। करेक्शन हुआ है और डीलर्स को लगता है यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लेना चाहिए। 10 से 20 रुपए की अपसाइड उनको लगती है स्टॉक में आनी चाहिए मोमेंटम वाइज। इसके अलावा अगर दूसरा स्टॉक हम देखें तो वो है वेदांता, जहाँ डीलर्स बिकवाली करके चल रहे हैं और मेटल स्पैक ऐसे भी उनको वीक लग रहा है। जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी की सब्सिडरी है उसके दामों में हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भारी गिरावट देखी है। इनफैक्ट जिंक के कारण वेदांता की भी अर्निंग्स कट हो सकती हैं, जिसके कारण डीलर्स को लगता है लोअर लेवल्स पे पोजिशनली 255 से लेकर 265 तक की रेंज के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप कर रहे हैं और एफएनओ मार्केट में भी शॉर्ट पोजीशंस क्लियरली विजिबल हैं इस काउंटर में। तो वेदांत पिटता हुआ, लेकिन इप्का में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। फटाफट से अब इन ट्रेड्स पर आते। इप्का पर प्रशांत कोई नया ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है क्या? 10-15 मिनट पहले इसको हमने नजर में रखा था, लेकिन क्या एक फॉलो थ्रू? जी बिल्कुल हर्षा जी, अभी करीबन ये ऑलमोस्ट 750 के लेवल पे आया है और मेरे हिसाब से 735 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आप फ्रेश ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। मुझे लग रहा है 775 तक ये कंफर्टेबली जा सकता है। 70 तक जाने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। और इप्का पे एज लक वुड हैव इट, पालविया साहब ने भी इसे एक मेंशन किया था। उनका 755 का पहला टारगेट अचीव हुआ है कुछ ही देर पहले। अब 765 का इंतजार करें और प्रशांत सावंत ने उसमें 10 रुपए और जोड़ दिए हैं 775 के लिए एक मौका। तो इप्का लैब्स जो एक बढ़िया ट्रेड साबित हो रहा है। चलिए बीटीएसटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। श्रीकांत, आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, तो अगर मोमेंटम लौटा है तो इन लेवल्स पे मुझे लॉन्ग करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा भरोसा बन रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें एक वापस रिवर्सल पैटर्न बना है और बैक टू बैक 2 रिवर्सल पैटर्न के बाद मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि इसमें रैली बनती है। तो करंट लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करें जो 2480 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे आज के लोज का 2460 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स यहाँ पे रख सकते हैं हम 2520 और 2550 के। तो कम से कम 2520 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चले। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री, एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पे रखिएगा क्योंकि ये कॉल स्क्रीन पे गई है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज ही होल्ड करते हैं, याद रखिएगा। इस कॉल के साथ साथ एक निजी राय अपनी जरूर सम्मिलित करें। रिलायंस की आज जो प्रॉपर्टी रही है वो ये रही है कि जो रिलायंस के पिछली 3, डायरेक्टर साहब इस स्टॉक को जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। लास्ट 3, 1 जून, 2 जून और 5 जून की कैंडल्स, पूरी की पूरी कैंडल आज की लोअर शेडो में कन्वर्ट हो गई। तो ये टेक्निकली बहुत बड़ा, देखिए आज की पूरी लोअर शेडो पिछली 3 कैंडल्स के बराबर है। दैट्स गुड। श्रीकांत जी का ट्रेड है विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मानस साहब क्या कैरी करेंगे कल के लिए? अब देखिए एसपीसीएल में खरीदारी करेंगे। एसपीसीएल ने अगर आप देखें तो करेक्शन दिखाया, 20-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज फिर से एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मेरा समझना है कि एसपीसीएल में आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, ऑप्शन में खरीदारी, फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं
264 के भाव चल रहे हैं, 259 के स्टॉप लॉस से 275 रुपए के टारगेट के लिए एचपीसीएल के फ्यूचर पे खरीदारी करने की राय है। पीसीएल में एक तेजी का ट्रेड। शिल्पा, आप क्या पिक करेंगी? जी, मेरा भी थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू चला जाएगा। मैं सेल कॉल दूंगी ऑन ओएनजीसी। ओएनजीसी मुझे लगता है 155 156 जोन्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड इसको क्रॉस करना थोड़ा इसके लिए मुश्किल लग रहा है। इस पर ऑप्शन चेन यहाँ पे टारगेट आपको 150 149 तक भी देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है एसटीबीटी मेरा रहेगा इन ओएनजीसी। जीसी में एक एसटीबीटी का ट्रेड। अच्छा, आप एचपी को लॉन्ग करेंगे तो ओएनजीसी को शॉर्ट करना बनता है, स्पेशली कच्चे तेल में जो स्थिति उभर कर आ रही है उसके मद्देनजर। गावा साहब, आपका पिक? मेरा है लॉन्ग बीटीएसटी और वो रहेगा बजाज फिनसर्व। ट्रेड कर रहा है 1473 के आसपास, स्टॉप होगा 1467, 1485 पॉसिबल है बजाज फिनसर्व। फिनसर्व में एक अपॉर्चुनिटी 1487 तक जाने की। आज स्टॉक वैसे भी खबरों में है, जो ये म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी उतर रहे हैं। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी हर्षा जी, मैं थोड़ा सा स्ट्रीट के अगेंस्ट जाके इन्फोसिस में एक लॉन्ग रेकमेंड करना चाहूंगा। 1280 ऑलमोस्ट चल रहा है, 1264, 1264 मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसकी वजह मुझे लग रहा है कि जो स्विंग बनी हुई है पिछले करीबन में, अगर मैं देखूं तो 18 मई के लो से मुझे ये विजुअली लग रहा है कि ऑलमोस्ट उसके फिफ्थ गोल्डन रेशियो 62% सपोर्ट पे आई हुई है। तो यहाँ से नॉर्मली एक बाउंस आता है, तो मेरा 1264 स्पॉट में स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट में देख रहा हूँ यानी 15 पॉइंट की रिस्क होगी। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 1300 से लेके 1310 तक के देख रहा हूँ। अच्छा, कॉल्स पूरी हो गई, लेकिन अभी आई थिंक इस लेटर हाफ के या फिर आखिरी के घंटे के पुलबैक से हर्षदा श्रीकांत बड़े उत्साहित से नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कॉल और देनी है उनको। श्रीकांत, प्लीज गो अहेड, बताइए क्या पिक करेंगे आप? इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब थे और अभी जब मार्केट ने वापस 18.6 के ऊपर की क्लोजिंग करने की कोशिश की, और वीडियो अगर आप देखेंगे तो 18.6 अगर आप देखें तो अक्टूबर 2021 से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है मार्केट के लिए। अगर मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि 18,900 ये बहुत ही क्विकली इसे क्रॉस कर लेगा, सरपास कर लेगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि कुछ और स्टॉक्स है कि जहाँ पे हम बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करने की राय रखते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें एक अच्छा खासा डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। साथ ही साथ इसने कई सारे एवरेजेस के काफी क्लोज बाय की क्लोजिंग देने की अभी वो कोशिश कर रहा है। अगर इसमें से अगर ये बाहर निकलता है तो ये स्टॉक कम से कम 590 से लेकर 600 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है। 555 560 के रेंज में से खरीदें, 545 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 590 और 600 रुपए। ओके, तो एक 590 से 600 की तरफ दीपक फर्टिलाइजर। अच्छा, निफ्टी बैंक में जो तेजी आई है या फिर मार्केट में जो रिकवरी आई है उसके पीछे के कुछ अंश आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो रिलायंस, जिसका हमने जिक्र किया भी, एक बाय कॉल भी आया 2520 के टारगेट के लिए, और डिस्क्लोजर हमारी तरफ से जो आप चैनल देख रहे हैं इसका स्वामित्व प्रबंधन आरआईएल के हाथ में है। HDFC लाइफ में एक अच्छा मूव, लेकिन कोटक देखिए 2% की पूरी तेजी ये स्टॉक एंजॉय कर रहा है। देखते ही देखते इसमें आप देखिएगा बहुत मजबूत हो गई है इसकी चाल। इस पर एक बार राय हो जाए, माइनस जाने से पहले ट्रेड लेंगे क्या? अब लग तो रहा है जो हमने पिछले हफ्ते देखा था ना, वो फ्रीक केस जहां पर कोटक एक अच्छे खासे हाई पर निकल गया था और उसके बाद लेकिन इसकी हवा निकली, क्या उस डायरेक्शन में फिर जाएगा जो 2000 के पार जाने की कोशिश की थी? बिल्कुल, देखिए कोटक बैंक में डेफिनेटली स्ट्रेंथ लग रही है, रिवर्सल दिख रहा है और मेरा समझना है कि वापस 2050 तक के स्तर पोजिशनल बेसिस पे कोटक बैंक दिखा सकता है। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1930 का स्टॉप लॉस लगाइए। सबसे पहले तो आपको 2005 के टारगेट सेट करने हैं और उसके ऊपर 2050 तक स्टॉक दिखा सकता है। तो देखते हैं ये 2000 के पार जाने की कोशिश एक बार फिर करता हुआ दिखाई देगा। देखते कल परसों में क्या उभर कर आएगा। कोटक में एक और ट्रेड जो अच्छी खासी हरकत दिखाने में कामयाब, बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसके भाई बजाज फिनसर्व के लिए तो डेवलपमेंट थी और उस पर एक हमने ट्रेड भी सुना गावा साहब की तरफ से। लेकिन प्रशांत, बजाज फाइनेंस अच्छा, ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी इसमें स्कोप है।
करीबन 7,120 पे चल रहा है। मेरे हिसाब से 6,980 6980 सॉरी 7080 7,080 आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट रिस्क, और यहाँ से करीबन आप 7,200 तक के टारगेट कंफर्टेबली देख सकते हो। वी थोड़ा सा और बढ़ो 18620। चलिए फिर भी हमने मॉर्निंग हाई क्रॉस कर दिया, मॉर्निंग हाई क्रॉस कर दिया। इट वाज एग्जैक्टली 18617 618 हम छू के आए, और रिलायंस की इसमें काफ़ी अहम भूमिका रही, याद रखिएगा। और अल्ट्राटेक सीमेंट स्टार ऑफ द डे। प्रकाश सर, आपको आज की ये कॉल समर्पित है। अल्ट्राटेक सीमेंट क्या मूव लिया, 8119। आज का सबसे वाइल्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग यही रहा। और राजेश जी ने आज कहा था कि छोटे टिकट साइज का एक स्टॉक दे रहा हूं, अंबुजा सीमेंट। मेरे ख्याल से आशीष की टीम में था डायरेक्टर साहब, ये मुझे प्लीज बताइएगा। आज पिक किया था दोनों टीम्स में से उन्होंने, हाँ आशीष की टीम में था कि भाई अंबुजा सीमेंट्स को छोटे टिकट साइज में आप खरीदिए 460 पे एट ऑल टाइम हाई। अच्छा, अंबुजा के बारे में एक बात कहनी है, वो शायद मैं भूल गया। इनमें रिपोर्ट के दिन 25 जनवरी का वो दिन था, उस दिन का एग्जैक्टली लो लगा था करीब 451 का। दैट मीन्स अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में से ये पहला वो स्टॉक होगा मेरे ख्याल से जो कि 25 जनवरी की कैंडल में एंटर कर गया। लेट्स ब्रिंग एसीसी। एसीसी क्या कर रहा है? और एसीसी 1856, नो ये अभी बहुत दूर है वहां से। और क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमेशा जब भी कॉन्ट्रा कॉल की बात की गई थी तो सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया था कुछ विशेषज्ञों ने, मेहमानों ने, तो वो था अंबुजा। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस लेके आई है। अदानी एंटरप्राइजेस ने क्या किया आज? इट्स 2434, ये अभी भी चूक गया। अभी भी अगर आप देखें तो आज अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस की देखें तो क्लोजिंग इट्स एग्जैक्टली एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट ये दिन बिलोंग करता है सीमेंट स्पेस को। अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और सब में काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। और एक स्टॉक और टीवीएस मोटर्स 35 टीवीएस मोटर्स लेके आएंगे प्लीज जरा। ये भी मेरे ख्याल से आज अपने करियर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, यस 1334। अच्छा, एक और चीज, निफ्टी बैंक को कल भी एक स्ट्रॉन्ग मूव मिला था एक्सिस बैंक का, और एक्सिस बैंक मैं शायद नहीं गलत हूं तो एट 967, ये एक्सिस बैंक के करियर का एट 967 सबसे सर्वश्रेष्ठ क्लोज है एट ऑल टाइम हाई एक्सिस बैंक। हर्षदा, क्या मूव रहा एक्सिस बैंक का एट ऑल टाइम हाई? बीरूप, लेकिन आज फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसका पता नहीं कितना फैक्टर रहेगा। तो कल अगर ये रैली फिर से जम जाए और कंटिन्यू करे फिर बात होगी। लेकिन आप देखिए, हर दिन आपको बारिंग मंडे ऑफ कोर्स एक रीजन मिलेगा कि आज बैंक इसीलिए चल गए या आज इंडेक्स नहीं चला क्योंकि ये वाली एक्सपायरी थी या वो वाली एक्सपायरी थी। होपफुली सोमवार के लिए भी कुछ निकालेगी एनएससी। चलिए, आखिरी 1 मिनट 25 सेकंड बचे हैं, तो 18,600 के ऊपर वापसी होती हुई आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी करीब 70.2 पर, तो वहां पर एक स्विंग बैक जरूर देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस जैसे ट्रेड्स, फिनसर्व जैसे ट्रेड्स का सहारा मिलता हुआ निफ्टी बैंक फिर से 44,200 के रेडार पर आता हुआ दिखाई दिया है। आज निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, इसकी चाल पहले सुबह में ज्यादा बेहतर थी लेकिन फाइनल क्लोज करीब 40 पॉइंट पर हो रहा है। लेकिन देखिए, निफ्टी आईटी इसमें डे लो से करीब 200-250 पॉइंट तक की रिकवरी देखने को मिली। 700-750 पॉइंट का दबाव था, 510 अंकों की गिरावट। लेकिन अगर आप क्लोजिंग की तरफ देखेंगे कौन से स्टॉक्स फाइनली चले हैं और कहां पर प्रेशर रहा, तो जो प्रेशर रहा उसमें टेक्नोलॉजी है। इन्फी, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छा खासा दबाव बना और यहीं पर दरअसल आज मार्केट की चाल बिगड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन तेजी में क्या आया? कोटक महिंद्रा बैंक 2% के गेन्स इधर बनते हुए दिखाई दिए हैं। इसका साथ रहा है आज उस लास्ट हाफ एन आवर ऑफ पुल बैक में 1962 पर आता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका हम जिक्र कर भी रहे थे। वहां पर हमने देखा एक स्मार्ट पुल बैक 0.26% की तेजी से ही, लेकिन 2483 के आसपास ये क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप में आप ध्यान दीजिएगा, इप्का लैब्स तेजी में आया इस उम्मीद में कि शायद उनको क्लीन चिट मिल जाए यूएसएफडीए की जो जांच चल रही है रतलाम यूनिट में। डिफेंस कंपनियां मसगांव, गार्डन रीच, हैल, इन सब में फिर आज खरीदारी देखने को मिली है। तो ये काउंटर्स थे जो फोरफ्रंट पर थे, खरीदारी देखने को मिली इन सभी स्टॉक्स में। चलिए फटाफट से आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे और आज की क्लोज आपकी स्क्रीन पर 18,618 के आसपास निफ्टी जाकर टिका है, 24.2 पर। आज सहारा कहां पर था?
तो ऑफ कोर्स जो सीमेंट कंपनियां हैं अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा, एसीसी, इनमें तेजी बनी। डीवीज में खरीदारी, कोटक में खरीदारी, टाटा मोटर्स के साथ साथ आप मारुति पर ध्यान दीजिएगा। और कल मारुति के लिए बड़ा दिन, जिम्नी का जिसे बेसब्री से इंतजार था वो कल लॉन्च होगी। M&M में हमने देखा अच्छी खासी दी, टाइटन में भी खरीदारी के अंश। टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा वीकनेस वाला आज का पॉकेट रहा। तो ये रही आज की क्लोज। अब वही क्विकली सीधा सौदा का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आशीष के परफॉर्मर्स, जहां पर एमटार में 2% के गेन्स, आर सिस्टम्स करीब 2.5% नीचे, अंबुजा, एवलॉन जैसे काउंटर्स में तेजी इन्होंने की। अब नीरज का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो इधर एंजल 1 तेजी में था, IEX दबाव में, भेल दबाव में, एक्सिस बैंक तेजी में। ओके, तो ये नीरज जी की टीम और आशीष की टीम। तो कुल मिला के हर्षदा, अगर हम IT के एक्सीडेंट को छोड़ दें और आगे जाके मतलब आखिरी में आते आते वो भी थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हो गया, बट यस डेली चार्ट्स पे निफ्टी IT का ये क्लोज आ रहा है बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा जो मैं जिक्र कर रहा हूं, बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट स्टिल निफ्टी का क्लोज, निफ्टी बैंक का क्लोज वेल विद इन ऑप्शन रेंज। ये थी आज की बात, मंगलवार की बात। कल आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में 6:57 पे आशीष, मेरी, हर्ष और नीरज जी की फिर होगी मुलाकात कुछ अच्छा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।